हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि प्रोनाउन चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले हम कुछ थोड़ा सा बेसिक और देख लेते हैं। ये बेसिक पढ़ाने के पीछे मेरा मकसद देखो समझना क्या है। मैं चाह रहा हूँ कि सेंटेंस थोड़ा सा बढ़िया बने, ठीक है। अब काफ़ी देर हो गई, अब हमें एडजेक्टिव पहचानने आ गए, एडवर्ब पहचानने आ गए, नाउन प्रोनाउन प्रिपोजिशन, ये तो सब हमें पता चल ही गया। तो अब सेंटेंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। कुछ और सेंटेंस को बढ़िया करने वाले वर्ड्स उसके अंदर डाल लेते हैं। उसके लिए क्या ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। आ जाओ, समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, V1 प्लस में आईएनजी, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में आईएनजी, चाहे कुछ भी हो। टीचिंग, V1 प्लस में आईएनजी क्या है? टीचिंग, स्मोकिंग, सिंगिंग, स्टार्टिंग, फाइटिंग, रनिंग, ये सब क्या हो गए? V1 प्लस में आईएनजी हो गए कि नहीं हो गए? अब मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो V1 प्लस में आईएनजी होता है ना, ये इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करता है। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। एक चीज़ समझना छोटी सी, देखो, दे स्टार्टेड शाउटिंग, ठीक है। अब तुम्हें पता है स्टार्टेड वर्ब हो गया, ये शाउटिंग आ गया इसके बाद। तो इतना तो देखो दिमाग कुछ ना कुछ कहने लग गया होगा, देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि ये वर्ब आ रही है तो इसके बाद फिर ये वर्ब क्या कर रही है? समझ में आया? तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये V1 प्लस आईएनजी देखते ही सबसे पहले बच्चे के दिमाग में क्या आएगा? शायद वर्ब है सर, है ना। लेकिन ये हमेशा वर्ब का काम नहीं करता। ये अंग्रेजी में क्या काम कर देता है? ये 3 काम कर देता है, नाउन बनना, एडजेक्टिव बनना, वर्ब बनना। सर मुझे कैसे पता चलेगा? बिल्कुल आसान। भाई तुझे ये पता है ना कि नाउन क्या काम करता है? पता है कि नहीं पता है? क्या काम करता है नाउन? सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। ये सब काम कौन किया करता है? नाउन किया करता है ना। ऐसे ही एडजेक्टिव का काम भी पता है तुम्हें? एडजेक्टिव क्या करता है बताओ? एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। वर्ब क्या करता है? एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कार्य को रिप्रेजेंट करता है। और V1 प्लस में आईएनजी जब मेन वर्ब होता है ना, उसकी एक खास पहचान बताता हूँ तुम्हें। देखो, ये पहला सेंटेंस ही देख लो, राहुल इज वॉचिंग अ मूवी, ठीक है। इस सेंटेंस को 2 और वर्जन में बोल रहा हूँ, ठीक। ध्यान से सुनना इसको, जो अभी बात बताना चाह रहा हूँ ना, बहुत ही ध्यान से सुनना। बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, शायद पहले भी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। राहुल इज वॉचिंग अ मूवी। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ? राहुल वॉज वॉचिंग अ मूवी। तीसरा क्या बोला? राहुल विल बी वॉचिंग अ मूवी। 3 सेंटेंसेस बोले मैंने, दोबारा एक बार बड़े ही ध्यान से सुनना। राहुल इज वॉचिंग अ मूवी, राहुल वॉज वॉचिंग अ मूवी, राहुल विल बी वॉचिंग अ मूवी। तीनों में सब्जेक्ट कौन हो गया? राहुल राहुल राहुल। तीनों की मेन वर्ब क्या है? वॉचिंग वॉचिंग वॉचिंग। तीनों का ऑब्जेक्ट क्या है? मूवी मूवी मूवी। अरे हाँ के ना। तो मुझे बताओ कि इसके अंदर हम ये कैसे पहचानेंगे कि एक्शन हो कब रहा है? बेसिकली मैं अगर इस एक्शन का टाइम पूछूं आपसे, किस टाइम पे हो रहा है ये एक्शन, तो बता पाओगे क्या? कैसे बता पा रहे हो? इस हेल्पिंग वर्ब को देख के। सर इज एम आ रहा है ना, ये तो प्रेजेंट वाला है। वाज वर आए ना, तो ये पास्ट वाला है। विल बी शैल बी आए ना, तो ये फ्यूचर वाला है, ठीक है। सब्जेक्ट तीनों में सेम, मेन वर्ब तीनों में सेम, और ऑब्जेक्ट तीनों में सेम। सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसके मदद से आप डिफाइन कर पा रहे हो कि एक्शन कब का है, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का। और आपको पता है सारा झमेला, टेंस, टाइम, ये सब किसके लिए कर रखा है? ताकि हमें ये पता चल जाए कि एक्शन कब हो रहा है। अब सोचो मैं एक कारस्तानी कर दूं, मैं इस हेल्पिंग वर्ब को ही उड़ा दूं, ठीक है। मैं क्या कह दूं कि सीधा ही बोल दूं, जैसे क्या बोल दूं मैं? राहुल वॉचिंग अ मूवी। सीधा ही बोल दिया मैंने, राहुल वॉचिंग अ मूवी। अब मुझे बताओ कौन सा टेंस है? बता पाओगे? नहीं बता सकते, क्योंकि राहुल सब्जेक्ट है, वो तो तीनों में आ रहा था। वॉचिंग मेन और वो तीनों में आ रही थी, और मूवी ऑब्जेक्ट है, तीनों में आ रहा था। तो इसमें तो टेंस बता नहीं पाए। टेंस नहीं बता पाए तो टाइम नहीं बता पाओगे, टाइम नहीं बता पाओगे तो ये सारा ये झमेला ही वेस्ट हो गया। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? जब भी कोई लैंग्वेज बनती है ना, तो लैंग्वेज के 2 मकसद होते हैं। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को 2 इन्फॉर्मेशन कन्वे करी जाती हैं जब भी वो बोलता है। क्या? क्या हुआ और कब हुआ। क्या हुआ को बताती है वर्ब। वर्ब कौन सी लगी? ईट वर्ब लगी हो तो खाना, ड्राइव वर्ब लगी हो तो चलाना, रन वर्ब लगी हो तो भागना, सिंग वर्ब लगी हो तो गाना। और वो काम कब हुआ ये बताता है टेंस। अगर अगर टेंस पता चलेगा तभी टाइम पता चलेगा। और टेंस पता करने के लिए इस केस में क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब नहीं तो टेंस नहीं, टेंस नहीं तो टाइम नहीं, टाइम नहीं तो लैंग्वेज का मकसद ही नहीं। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ? इसलिए जब ये वर्ब होगा तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। फिर से समझ लो, V1 प्लस में आईएनजी, सिंगिंग, स्मोकिंग, रनिंग, डांसिंग, ईटिंग, ये सब V1 प्लस में आईएनजी क्या काम करेंगे? या तो नाउन का काम करेंगे, या एडजेक्टिव का काम करेंगे, या वर्ब का काम करेंगे। सर मैं कैसे पहचानूंगा? भाई सीधा तो देख लेना। अगर V1 प्लस आईएनजी तो सब्जेक्ट बनता हुआ, ऑब्जेक्ट बनता हुआ, ये काम दिख जाए तो कह देना नाउन है। अगर V1 प्लस में आईएनजी तो उसे दूसरे नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता हुआ नजर आ जाए तो कह देना जी एडजेक्टिव है। अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नजर आ जाए तो कह देना जी मेन वर्ब है। क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट? तो अब तुम एक काम करो, देखो मैंने भी बता ही देना 2 मिनट के बाद,
लेकिन अब तुम एक बार अपने आप से ट्राई करो, क्योंकि जो चीज़ खुद सीखोगे ना वो सारी ज़िंदगी याद रहेगी। पहले भी बहुत बार बोलता हूँ मैं बात, है ना। तो एक बार अपने आप से, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब डरना है तो तुम्हारी मर्जी है। सर ये तो कुछ नया सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, अभी तक तो हुआ नहीं है हमारा। भाई हो चुका है। तुम्हें ये पता ना, तुम भूल जाओ V1+ING, तुम बस उसका काम देखो कि वो V1+ING वहाँ काम क्या कर रहा है, वर्ब का, नाउन का, कि एडजेक्टिव का। ब्रेक करो, अंडरलाइन करो। अभी जैसे ही वीडियो वापस प्ले करोगे मैं मिलूंगा। एक बार बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, खुद से ट्राई करना, इसको पहले बता रहा हूँ। बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, इसको देखो। चलो जी, उम्मीद है कर लिया होगा। ठीक, शुरू कर लेते हैं अपन। एक बार तो पहले आंसर कर दें 2 सेकंड के अंदर, फिर मैं बहुत सारे लॉजिक्स दूंगा। वो लॉजिक्स जो होता क्या है ना, बच्चे जैसे ऐसे वो वाले बच्चे होते हैं ना, सर आपने बताया ये एडजेक्टिव होगा, ये नाउन भी तो हो सकता है। ये वाले बालक भी होते हैं ना कई क्लास के अंदर। तो उन बच्चों को मैं किन लॉजिक से शांत करता हूँ, ऐसे उनको कुछ लॉजिक्स देता हूँ जिससे मैं डिफाइन कर देता हूँ, नहीं भाई ये एडजेक्टिव ही होगा, नाउन नहीं होगा। उस बात को मनवाने के लिए मैं कुछ लॉजिक्स देता हूँ। वो लॉजिक्स भी आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ों को समझा जाता है, मतलब मेरा एंगल क्या है चीज़ों को देखने का, समझने का। अभी के लिए सिर्फ अगर जवाब की बात है तो देखो, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, यहाँ ये वर्ब है। इतनी कहानी क्लियर। अब एक चीज़ समझना, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वर्ब तो है नहीं, वर्ब का ऑप्शन गया। इसके बाद कोई नाउन नहीं है जिसकी विशेषता बता रहा हूँ, तो इसका मतलब एडजेक्टिव का ऑप्शन गया, यहाँ ये नाउन है। इस पे आ जाओ। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब वर्ब होने का ऑप्शन तो गया। इसके बाद कोई नाउन भी नहीं है जिसकी विशेषता बता रहा हूँ, तो एडजेक्टिव होने का ऑप्शन गया, यहाँ ये नाउन है। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब होने का ऑप्शन तो गया। इसके जस्ट बाद दूसरा नाउन लिखा हुआ है तो इसकी नाउन होने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, ये एडजेक्टिव है। और सेम केस इस पे। जवाब तो जी थे 2 सेकंड के, लेकिन मैं चाहता हूँ इनको अपन कॉन्सेप्ट से समझ लें, ठीक, ताकि ये सारी जिंदगी हमारे साथ रहें। आ जाओ। इज एम आर इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। आगे मेन वर्ब आ रही है तो इसलिए क्या काम कर गया, हेल्पिंग वर्ब का। ये वॉचिंग क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया। वॉचिंग व्हाट, क्या देख रहा है भाई, मूवी, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये सब तुमने करना छोड़ दिया ना, मूवी नाउन है, टाइप कॉमन है, ये सब ठीक। राहुल क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। अब मेरे वाले लॉजिक पे आते हैं, ठीक है। ये जो वॉचिंग है ना, वॉचिंग एक चीज समझना, मैं इसको एक बार ऐसे मिटाई देता हूँ, ठीक है। अब बच्चे, वो वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है, उनको देख लेते हैं। क्या क्या ऑप्शन है इसके पास, नाउन बनना, वर्ब बनना, एडजेक्टिव बनना। एक काम करता हूँ, है तो ये वर्ब ही, इसको मैं वर्ब के अलावा पहले बाकी चीज़ें बना के देखता हूँ। क्या बना के देखूँ, पहले नाउन बना के देख लूँ क्या। चलो इसको नाउन बना के देखते हैं। लेट से मैंने इसको नाउन बना दिया, यहाँ पे मैंने इसके लिए क्या लिख लिया, नाउन, ठीक है। अब समझना दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं। अगर ये नाउन हो गया तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा, अब ये खुद क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया। इतनी कहानी क्लियर। समझना जरा, इन लॉजिक्स को भी देखना सीखो। मुझे पता है जवाब तो मैंने 1 सेकंड में बता दिए थे, है ना, वो तुम्हें समझ में भी आ गए थे, लेकिन फिर बता रहा हूँ, ये जो लॉजिक्स हैं इनको समझना सीखो। यहाँ पे वॉचिंग को मैंने नाउन मान लिया तो ये खुद मेन वर्ब हो गई, बी की फॉर्म मेन वर्ब हो जाए तो आगे आने वाला नाउन क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। चलो कहानी बड़ी अच्छी लग रही है, राहुल इज वॉचिंग, लो जी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, इसको क्या दिक्कत है। लेकिन अब एक चीज समझो, ये वाला जो नाउन था पहले तो ये क्या बना दिया था, वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया था, हाँ कि ना। इस बार इस नाउन को अपन क्या काम देंगे, नाउन सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट तो आ गया। प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, प्रिपोजिशन है नहीं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, वो तो ये रहा। ऑब्जेक्ट बनता है, लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता नहीं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं, वो वाली चीज़ है नहीं। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं, अमन इज अ टीचर, टीचर और अमन एक ही हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही तो एक ही होंगे। तो क्या वॉचिंग और मूवी एक ही है, नहीं। तो इसका मतलब तो इस नाउन का फंक्शन ही डिफाइन नहीं हुआ। तो ये आपके लिए हिंट है कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है, समझ में आया। अब ये कोई एरर तो है नहीं, ये कोई एरर तो है नहीं कि इसके अंदर डिफाइन नहीं होगा तो मैं समझ जाऊंगा कुछ एरर हो गया। एरर नहीं है तो अपन ने समझने के लिए लिखे हैं। इसका मतलब अगर फिर भी सेंटेंस में कोई उसी वर्ड को कोई रोल असाइन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने उसको ब्रेक करने में गलती कर रखी है। क्लियर हुई इतनी बात। चलो जी, तो इसका मतलब ये नाउन वाला ऑप्शन तो गया अपना, नाउन तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। अब अगली बात कर लें, एक बार एडजेक्टिव की बात करके देख लेते हैं। इसको मान लेते हैं अपन एडजेक्टिव। अगर मैंने इसको एडजेक्टिव मान लिया तो इसमें सबसे बड़ी एक दिक्कत है,
और वो दिक्कत क्या है कि एडजेक्टिव किसी शब्द को कब कहते हो? एडजेक्टिव किसी शब्द को तब कहते हो जब एक नाउन या प्रोनाउन की वो विशेषता बता दे। एडजेक्टिव को यही तो काम दिया गया अंग्रेजी में, हाँ कि ना। अब मैंने क्या मान लिया, इसको एडजेक्टिव मान लिया। अगर इसको एडजेक्टिव मान लिया तो किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। सेंटेंस में दो नाउन है, एक राहुल है और एक मूवी है। मुझे बताओ राहुल की कोई विशेषता बता रहा है? राहुल की विशेषता बताने वाले वर्ड कैसे होंगे? राहुल टॉल है, स्मार्ट है, हैंडसम है, रिच है, पुअर है, स्टूपिड है, ये सब होंगे। क्या वॉचिंग ने राहुल की कोई विशेषता बताई? नहीं सर। क्या वॉचिंग ने मूवी की कोई विशेषता बताई? नहीं सर। तो फिर ये एडजेक्टिव कैसे हो गया? वाक्य में दो सब्जेक्ट हैं, सेंटेंस में दो सब्जेक्ट नहीं कहना चाहिए, दो नाउन है, दो नाउन है और ये दोनों में से किसी की विशेषता नहीं बता रहा, तो फिर ये एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसका मतलब इसके एडजेक्टिव होने का ऑप्शन भी गया। तो ये 100% क्या है आपका? वर्ब है। पता तो हमें पहले भी चल गया था कि वर्ब है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने तरीके से ग्रामर को दिखाना चाह रहा हूँ। समझ में आई इतनी बात? अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। देखो जवाब तो हमें पता चल ही गया था कि ये नाउन है, हाँ कि ना। अब इसको और 2-3 एंगल से समझ लेते हैं। एक चीज समझना, पहले इसके साथ भी 3 ऑप्शन मान लेते हैं। यही 3 ऑप्शन अब इसके साथ मान लो, सेम वही 3 ऑप्शन इसके साथ मान लेता हूँ कि ये स्मोकिंग को सबसे पहले अपन क्या मान के देखते हैं? वर्ब ही मान के देखते हैं कि मैं इसको वर्ब मान लूँ। अब इसके वर्ब मानने में क्या क्या दिक्कतें हैं समझना। दिक्कत नंबर 1 कि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। V1 प्लस में आईएनजी, V1 प्लस में आईएनजी जब भी मेन वर्ब का काम करता है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। दिक्कत नंबर 1 समझ में आई। दिक्कत नंबर 2 समझना, ये वर्ब है। कॉज, कॉज्ड, कॉज तुम्हारे अकॉर्डिंग एक बार वर्ब मान के देख रहे हैं ना अपन, इसलिए कर रहा हूँ ये वर्ब है, ठीक है। कॉज, कॉज्ड, कॉज्ड वर्ब हो गया, ये दूसरा भी वर्ब हो गया, ठीक है। कॉज इज व्हाट, क्या कॉज करता है? कैंसर। तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वर्ब कितनी आ गई? 2। ऑब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट कहीं लिखा क्या मैंने? इसमें तो वर्ब का सब्जेक्ट ही नहीं आया, ठीक। थोड़ा सा शोर हो रहा है मेरे भाई बाहर ना, क्योंकि पड़ोस के घर में शादी है। अभी ये कहीं से लौट वॉट के आए हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। एक दो बार बैक करके सुन लेना, अगर आवाज़ क्लियर नहीं आए तो। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। मैंने क्या बताया आपको कि ये जो स्मोकिंग है ना, अपन क्या मान रहे हैं, इसको एक बार वर्ब मान के देखते हैं कि क्या क्या अपने को दिक्कतें आएंगी। इसको स्मोकिंग को मैंने मान लिया वर्ब। दिक्कत नंबर 1 ये कि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दिक्कत नंबर 2 क्या है कि अगर ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है तो कंजंक्शन कहाँ है? 2 वर्ब साथ में लिखनी है तो कंजंक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? दिक्कत नंबर 3 क्या है कि इन दोनों में वर्ब मान लिया और सब्जेक्ट अभी तक एक भी नहीं लिखा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इन 3 दिक्कतों से मुझे पता चल गया कि ये स्मोकिंग किसी भी कीमत पर यहाँ पर वर्ब नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। इतनी बात आई समझ में? तो लो जी मैं वर्ब पे कर देता हूँ इस पर क्रॉस, ठीक है। अब फिर से वही बात मान लेते हैं कि इसको मैंने मान लिया एडजेक्टिव। अगर इसको एडजेक्टिव मान लिया तो सबसे बेसिक दिक्कत तो क्या है? सबसे बेसिक दिक्कत ये है कि ये किसी नाउन की विशेषता नहीं बता रहा। कैंसर की विशेषता बता रहा है क्या? नहीं। क्या स्मोकिंग ने कैंसर की कोई विशेषता बताई? कैंसर की विशेषता कैसी होगी? डेडली कैंसर, 3rd स्टेज कैंसर, इस टाइप की होगी, है ना। तो इसने इसकी कोई विशेषता तो बताई नहीं, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है। और लॉजिक ले लो। अब मान लो ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो तुमने एडजेक्टिव मान लिया, गड़बड़ है। तो लो जी इसको भी क्रॉस कर देता हूँ। क्लियर होगी इतनी कहानी? अब देखना जरा बचा क्या? नाउन। ये नाउन ही है। कैसे पता चला? 2-3 लॉजिक से आपको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। समझना जरा, ये स्मोकिंग जो है एक चीज समझो, सबसे बढ़िया लॉजिक इसका सुन के देखना। कॉज, कॉज्ड, कॉज्ड वर्ब है। मुझे बस इतना बता दो कि ये वर्ब एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में? एक्टिव वॉइस में, हाँ कि ना। बी की फॉर्म प्लस V3 तो आ नहीं रहा कि पैसिव हो जाए, तो इसका मतलब ये तो एक्टिव है। अगर ये वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो इसका मतलब इससे बटिया होम का रिप्लाई तो ऑब्जेक्ट होगा और इस काम का जो डूअर होगा वो सब्जेक्ट होगा। काम क्या हुआ? कॉज इज व्हाट? कैंसर। कैंसर को कॉज करने का, और ये काम कर कौन रहा भाई? स्मोकिंग। और आपको पता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? जो डूअर होता है। अगर स्मोकिंग डूअर है कैंसर को कॉज करने का, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? स्मोकिंग ही हो गया। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में होते कौन है? नाउन या प्रोनाउन। तो इसका मतलब ये किसका काम कर गया? नाउन का। कहानी हुई क्लियर कि नहीं? समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? अब वैसे 2 लॉजिक से तो बिल्कुल सिंपल ही हो गया था कि अगर एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब नहीं है, तो शॉर्ट क्या होगा? नाउन होगा। अब एक और चीज़ से समझ लो, या तो कॉज इज वर्ब है, वट का रिप्लाई है, ये ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, अक्षर एक ही बचा। अगर अक्षर एक ही बचा तो स्मोकिंग ही सब्जेक्ट बनेगा, स्मोकिंग ही सब्जेक्ट बनेगा तो ये नाउन होगा। ऐसे कहना तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। फिर से दोनों बातें सुनो। पहले मैंने ऐसे बोला ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर होता है,
काम हो रहा है कैंसर को कॉज करने का, तो इसका मतलब इसका जो डूअर होगा वही सब्जेक्ट होगा। कैंसर को कॉज कर रहा स्मोकिंग, तो इसलिए सब्जेक्ट है क्योंकि ये डूअर है, और सब्जेक्ट है तो नाउन है। दूसरी बात मैंने क्या बोली, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, अक्षर एक बचा है तो ये नाउन है। ऐसे समझना, ऐसे समझ लो। क्लियर होगी इतनी कहानी। नेक्स्ट पे आ जाओ। दे स्टार्टेड शाउटिंग इन द क्लास, इसको कर लें ब्रेक। दे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। स्टार्टेड आपकी वर्ब होगी, इन प्रीपोजिशन हो गया, क्लास इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात आ गई समझ में। अब इस सेंटेंस, इस वर्ड को देखना, इसके पास फिर से वही 3 ऑप्शन है, लो फिर से मिटा देता हूं इनको। वर्ब हो सकता है कि वर्ब होने में क्या दिक्कत है, इससे पहले सर एक और वर्ब आ रही है, कंजंक्शन तो है ही नहीं, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दो लॉजिक हो गए। अगर इसको भी वर्ब मान लिया और इसको भी वर्ब मान लिया, सब्जेक्ट तो मेरे पास एक ही है, दोनों वर्ब के लिए अलग अलग सब्जेक्ट कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि जितनी वर्ब होती है उतनी तो सब्जेक्ट होते हैं। अरे आया समझ में। तो इन 2-3 लॉजिक से मुझे बात क्लियर होगी कि वर्ब तो होने से रहा। लो जी, वर्ब पे मैं कर देता हूँ क्रॉस। एडजेक्टिव के लिए बेसिक मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि कोई ना कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए जिसकी वो विशेषता बताए। ये शाउटिंग किसी की विशेषता बता रहा है क्या, दे की विशेषता बता रहा शाउटिंग, तो इसका मतलब ये वही गड़बड़ हो गया। लो जी, एडजेक्टिव वाला ऑप्शन भी गया, बच गया क्या, नाउन है। कैसे पता चला नाउन है, देखना जरा। दे स्टार्टेड व्हाट, दे स्टार्टेड व्हाट, दे स्टार्टेड शाउटिंग, दे स्टार्टेड व्हाट, दे स्टार्टेड शाउटिंग। वर्ब से बट या उनके रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन ही है नहीं, क्या है, नाउन है, बात खत्म हो गई। अरे आया समझ में कि ना आया। अब ये दे जो है ये डूअर है, ये काम हो रहा है, और क्या काम किया जा रहा है, क्या काम किया, मतलब काम किस चीज पर किया जा रहा है, दे स्टार्टेड व्हाट, दे स्टार्टेड शाउटिंग। दे स्टार्टेड व्हाट, क्या शुरू कर दिया उन्होंने, शाउटिंग शुरू कर दी। अरे आया समझ में कि ना आ रहा। तो बेसिकली क्या है, वर्ब से बट या होम के रिप्लाई क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। इस पे आ जाओ। सलमान शॉट द रनिंग डियर, सलमान क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, शॉट क्या हो गया, वर्ब हो गया। सलमान शॉट व्हाट, किसको मार दिया, डियर को मार दिया। इतनी बात आई समझ में। अब समझना जरा, सलमान शॉट द रनिंग डियर, इस रनिंग के पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो ये रनिंग क्या है, वर्ब हो सकता है। वर्ब ये क्यों नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वर्ब ये क्यों नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो आर्टिकल लगा हुआ। एक चीज़ समझना, ये जो आर्टिकल होता है कभी वर्ब से पहले नहीं आता। जैसे दे बॉट अ वेरी बिग हाउस, दे बॉट अ वेरी बिग हाउस, वर्ब के बाद लगाया, इसको पहले ले जाऊं क्या, दे अ बॉट वेरी बिग हाउस, ये चीज़ पॉसिबल है क्या, नहीं। तो आर्टिकल जो है वो वर्ब से पहले नहीं आता। तो समझना, इससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो ये वर्ब होने से रहा। काफ़ी सारे लॉजिक हैं, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं हो सकता। आर्टिकल आ गया, वर्ब नहीं हो सकता। दूसरी वर्ब लगी हुई है, वर्ब नहीं हो सकता। इस वर्ब के लिए तो सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब बनाओगे तो इसका सब्जेक्ट कहाँ से लाओगे। समझ में आया। तो इन सब लॉजिक से मुझे ये बात पता चल गई कि ये वर्ब तो होने से रहा। इतनी कहानी क्लियर है। नेक्स्ट बात, लो जी, वर्ब का मैंने क्रॉस कर दिया। अब मुझे बताओ ये नाउन हो सकता है क्या, नाउन पे भी क्रॉस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये नाउन है तो नाउन के क्या क्या फंक्शन है, सब्जेक्ट बनने का काम करता है, सब्जेक्ट तो आ चुका है। ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। एक चीज़ समझना, अगर मान लो तुमने लो से कह लो इसको ऑब्जेक्ट बना भी दिया, तो फिर इस नाउन को क्या बनाओगे, इस नाउन का फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और अगर इसको ऑब्जेक्ट बना लिया तो फिर इस नाउन का फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। समझ में आया। प्रीपोजिशन कोई है नहीं कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह दूं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह नहीं सकता क्योंकि लिंकिंग वर्ब नहीं है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं, रनिंग और डियर एक है नहीं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके नाउन मान लेने में। तो ये तो गया, तो बच गया क्या, ये हो गया जी आपका एडजेक्टिव। कैसे हो गया एडजेक्टिव, इसने रनिंग ने इस डियर की विशेषता बता दी। अब भाई विशेषता कैसे बता दी, मान लो सलमान खान गया भाई शिकार खेलने, शिकार का तो शौकीन है ही। तो अब क्या हुआ, तालाब किनारे ना कुछ हिरन पानी पी रहे थे, तो चाहता तो वहां भी गोली मार सकता था, है ना। या कह लो एक हिरण पानी पी रहा था, अब चाहता तो ये उसको गोली मार सकता था। लेकिन भाई इसमें क्या मजा है, भागते हुए हिरण पर निशाना लगाने में जो मजा आएगा ना, वो खड़े हिरण पर निशाना लगाने में मजा ही नहीं है। तो इसने क्या किया, इसने एक ऊपर फायर किया, मतलब हवा में गोली चलाई। वो हिरन आवाज से भागा डर के, तब इसने उसकी गोली टिकाई, तब आए भाई इसको मजे। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सलमान शॉट द रनिंग डियर, सलमान ने गोली मारी भागते हुए हिरण को। ठीक है। अब जिन बच्चों का फेवरेट एक्टर सलमान है, मेरे भाई बुरा बुरा मत मान जाना, कहीं गलती होगी मालिक, ठीक है। कहीं पता चले आज ही फ़ोन करके धमका दो मेरे को, कमज़ोर दिल का आदमी हूँ भाई, जोर से को बोल देना तो दिल का दौरा आ जाता, तुम्हारे नाम हो जाऊँगा। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने करा रखा 5 करोड़ का बीमा, ठीक। उसी टाइम इंक्लूडेड है वो, नाम लिख के मर जाऊँगा तुम्हारा।
तो समझना मेरे भाई, बुरा बुरा मत मान जाना यार, ये सब नाम वाम ऐसे लिख लेते हैं अपन, ठीक। कहानी वानी थोड़ी सी ऐसे इंटरेस्टिंग सी हो जाती है। अब मैं अगर इसी एग्जाम्पल में कोई नॉर्मल सा नाम लिख देता अजय, मज़ा ही नहीं आता। यहाँ पे इस बार सलमान खान लिखा है, अगली बार चंपक लाल लिख लेंगे अपन, ठीक। तो थोड़ा मोटा कुछ ना कुछ चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया जाता है, इसको दिल पे मत लें, ठीक मेरे भाई। तो समझना, सलमान शॉट द रनिंग डियर हो गया। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ वर्ब हो नहीं सकता था, वो हमने समझ लिया, केवल एक ही चारा बचा था इसके पास, एडजेक्टिव बनना। सेम केस में ये चलेगा, शी सब्जेक्ट हो गया, कंसोल्ड वर्ब हो गया, द आर्टिकल हो गया। अब इसको अगर नाउन मान लो तो इसका फंक्शन डिफाइन नहीं हुए, इसको अगर नाउन मान लो तो इसको नाउन नहीं मान पाओगे। वर्ब ये हो नहीं सकता क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ, वर्ब ये हो नहीं सकता पहले वर्ब आ रही है, वर्ब ये हो नहीं सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मुझे पता चल गया भाई ये एडजेक्टिव है और ये ऑब्जेक्ट है। उसने सांत्वना दे दी, कंसोल वर्ब का मीनिंग क्या होता है? शांत करना, सांत्वना देना। उसने शांत कर दिया, उसने सांत्वना दे दी रोते हुए बच्चे को, रोते हुए बच्चे को। रनिंग डियर भागते हुए हिरण को, सलमान ने गोली मार दी भागते हुए हिरण को। उन्होंने शुरू कर दिया चिल्लाना क्लास में, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया क्लास में। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, धूम्रपान से कैंसर होता है। राहुल एक मूवी देख रहा है। अरे आ गया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेसिकली हमने इसके अंदर क्या सीख लिया कि वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी अंग्रेजी में 3 काम करती है, वर्ब बनना, नाउन बनना, एडजेक्टिव बनना। कैसे जानेंगे? तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपको फंक्शन पता हो, देख लो उनमें से वो फंक्शन हो रहा है तो जवाब बता देंगे। शॉर्ट में आपको पहले कैसे देखना सिखाया था, सीधी बात, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इसको वर्ब नहीं मानोगे तो और कोई वर्ब ही नहीं है तो 100% वर्ब हो गई। इसके बाद कोई नाउन नहीं है जिसकी विशेषता बता रहा, एडजेक्टिव नहीं है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब नहीं है, इसका मतलब नाउन है। तो ऐसे लॉजिक से अपन देख पाते हैं जल्दी से जल्दी। क्लियर होगी इतनी कहानी? अब कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया भाई तुम्हें? बताओ क्या टॉपिक पढ़ाया तुम्हें? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये तो पहले ही हो गया था, फिर ये दोबारा क्यों कर रहे हैं आज अपन? दोबारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी जब नाउन का काम करती है ना, तो उसका एक हाई फाई नाम होता है, और वो क्या होता है? वो होता है जी जिरंड, ठीक है। अब अगर V1 प्लस में आईएनजी एडजेक्टिव का काम कर दे तो फिर इसे क्या कह देते हैं? इसे कह देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इतनी बात आई समझ में? सर पहले लिख देते ये वाली बात, पहले क्यों नहीं लिखी भाई? पहले इसलिए नहीं लिखी, समझना मेरी बात। होता क्या है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले ये मान के बैठे होते हैं कि हमें तो चीज़ें समझ में आ ही नहीं सकती। रोज़ मैं यूट्यूब पे दो चार ऐसे कमेंट पढ़ता ही रहता हूँ। उसमें कहता सर मैं बिल्कुल हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे तो बिल्कुल अंग्रेजी आती नहीं है, आप मुझे भी अंग्रेजी सिखा दोगे क्या? मेरे भाई देखो, सीखना आज सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे वो तो देखो तुम्हारे लेवल पे डिपेंडेंट होगा, तुम्हारी मेहनत पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि इतना ईजी बोलूँ और इतने बढ़िया लेवल को ईजी बोलूँ, क्योंकि समझना ईजी बोलना तो बहुत ही आसान है, ईजी बोलने में तो ही के साथ ईज आता है, दे के साथ आर आता है। लो ये तो समझ में आ गया। मज़ा जब है जब ऐसी चीज़ें ईजिली समझा दी जाए, ठीक है। होता क्या है ना, ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये जनरली टीचर्स बैच के बिल्कुल एंड में पढ़ाते हैं। लास्ट टॉपिक होता है उनका एडवांस वर्ब, एडवांस और में जिरेंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल आते हैं। उस टाइम तक बैच को रगड़ने का टाइम आ चुका होता है ना। अगला बैच शुरू होने वाला होता है, बस जल्दी जल्दी कैसे बैच खत्म करो, अगला बैच शुरू करना है, वो वाला फेज़ आ चुका होता है। टॉपिक भारी है, स्पीड तेज़ कर देते हैं, समझ में कुछ आता नहीं बच्चे के मन में हवा हो जाता है कि एडवांस और मुश्किल होता है। मैं जिरेंड को ना डेली हैबिट बना दूंगा आपकी। आगे जितने सेंटेंस आएंगे ना उसके अंदर 50% सेंटेंसेस में जिरेंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल आ रहे होंगे, तो आप इनसे इतने हैबिचुअल हो जाओगे कि इनका डर ही खत्म हो जाएगा आपका। एक एग्जांपल से समझना, कई बार क्या होता है ना, हम चीज़ों को देख के हुआ बना लेते हैं। अब जैसे कई हाई फाई नाम रखते हैं लोग बहुत बड़े बड़े, जैसे ठाकुर देवेंद्र सिंह, ठीक है, ठाकुर मनवेंद्र प्रताप सिंह राठौड़, ऐसे। अब मान लो मैं आपको कहूँ मेरा एक दोस्त है मनवेंद्र प्रताप सिंह राठौड़, वो आएगा और मैं आज आपको उससे मिलाऊंगा, तो आप भी सोचोगे भाई यार बड़ा सारा आदमी आएगा भाई, 6 फुट का होगा, डोले शोले बढ़िया, मुच्छें होंगी खड़ी उसकी, और थोड़ी देर बाद एक 4 फुट का गोल्लू सा आके खड़ा हो जाए, फिर कैसा लगेगा तुम्हें? ये कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। अब होता क्या है ना, स्कूल में नाम मनविंदर है तो घर पे नाम मुन्नू भी तो हो सकता है, घर पे नाम, स्कूल में नाम चरनेश प्रताप सिंह है तो घर पे नाम चिंटू चिंटू भी तो हो सकता है। तो ऐसा ही है, V1 प्लस में आईएनजी अगर नाउन का काम कर दे तो उसका हाई फाई नाम जिरेंड है। ये सिर्फ नाम है, ये क्या है? सिर्फ नाम है, इससे और कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज समझना, अगर यहाँ स्मोकिंग का कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेगा तो क्या कहोगे? नाउन है, ठीक।
काम क्या कर रहा, सब्जेक्ट बन रहा। ठीक है जी। अब कोई पूछे इसका हाईफाई नाम क्या है, V1 प्लस ING ने जब नाउन का काम कर दिया तो फिर इसे क्या कहने लग जाते हैं, हम इसे कहने लग जाते हैं जिरंड। आ गया समझ में। ऐसे यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में जी लिख देता हूं, जिरंड हो गया। इसको क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं, देखो अगली बात, V1 प्लस में ING जब एडजेक्टिव का काम कर दे, जब ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के काम आ जाए, तब इसे क्या देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लो इसके ब्रैकेट में लिख देता हूँ PP प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ भी क्या हो गया है, PP प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब एक चीज और ध्यान में रखना, अब ये मत पूछने लग जाना सर ये नाउन की टाइप कौन सी है, ये बेसिकली एक्शन के नाम है। ये क्या है, एक्शन के नाम है। ठीक, इनको टाइप वाइप के अंडर मत बांटो, जबरदस्ती अगर करोगे तो बेसिकली ये अनकाउंटेबल है, इनकी काउंटिंग नहीं है। स्मोकिंग का स्मोकिंग्स नहीं हो पाएगा, या रनिंग का रनिंग्स, शाउटिंग का शाउटिंग्स, ये सब नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ एक्शन के नाम है। ठीक है, इन्हें काउंट वाउंट नहीं किया जा सकता, आप इनको अनकाउंटेबल के अंडर में रख लो, यानी एब्स्ट्रैक्ट वेब्स्ट्रैक्ट में ले जाओ अगर ले जाना चाहो तो। वैसे इनको टाइप के अंदर बांटना सही नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इतनी बात आई समझ में। अब मैं कहना आप लोगों से चाह रहा हूँ, बिल्कुल आसान सा है। वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING जब नाउन का काम कर दे तो जिरंड, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING जब एडजेक्टिव का काम कर दे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। इतनी कहानी क्लियर है। चलो जी आ जाओ। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा मैं। जब मैंने आपको वर्ब का बेसिक पढ़ाया था तो एक बात बोली थी कि कई टीचर तो ऐसे लिखते हैं V1 V2 V3। ठीक है, और V1 के अंदर ही दो पार्ट मानते हैं, सिंगुलर वाला और प्लूरल वाला, और V1 प्लस ING को V1 प्लस ING लिखते हैं। कई टीचर ऐसे लिखते हैं, वो बताया था ना V1 V2 V3 V4 V5 ऐसे। तो उन टीचर्स के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो गया, उन टीचर्स के अकॉर्डिंग इसका नाम हो गया V4। इतनी कहानी क्लियर है। वो क्या कहेंगे, देखो जैसे मैं कह रहा हूँ V1 प्लस ING 3 काम करता है, वो बस कुछ नहीं, वो क्या कहेंगे, वर्ब की चौथी फॉर्म ये 3 काम कर देती है इंग्लिश में, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप डिक्शनरी में टाइप करोगे ना कोई भी वर्ब टाइप कर लो, सिंग वर्ब टाइप कर ले लो, ठीक है, और कोई वर्ब टाइप कर लो जो आपकी मर्जी हो, तो दिखाएगा क्या, उसमें कहेगा प्रेजेंट फॉर्म सिंग, पास्ट फॉर्म सैंग, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म संग, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म सिंगिंग। समझना, ये अंग्रेजों के नाम है, जिसको हम V1 V2 V3 कह रहे हैं ना, उनको वो क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म V1 को क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, V2 को क्या कह देते हैं, पास्ट फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म को क्या कह देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और वर्ब की चौथी फॉर्म को क्या कह देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये बात अभी बता रहा हूँ, समझना, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इसके अंदर। अब देखना, इस वर्ब की फॉर्म का नाम ही क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। ठीक है, अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, कई राइटर जो ऐसे लिखना चाहें वो ऐसे लिख लें, वर्ब की चौथी फॉर्म अंग्रेजी में 3 काम करती है, नाउन बनना, एडजेक्टिव बनना, वर्ब बनना। मैंने ऐसे कह दिया कि V1 प्लस ING ये 3 काम करती है। अंग्रेज जो होते हैं मोस्टली ग्रामेरियंस, वो मतलब ब्रिटिश वाले क्या फॉलो करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ING फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन एक्ट एज अ नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। वो फिर इसका अलग से नाम रखते नहीं है, वो सिंपली इसको क्या कह देते हैं, V1 प्लस में ING जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है। ये बताया इसलिए क्योंकि क्लास के अंदर मैंने पढ़ा दिया कि V1 प्लस ING जब एडजेक्टिव का काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम पड़ जाता है उसका। ये वाली बात मैंने बोली नहीं। ठीक है, बच्चे ने कर लिया उसको डिक्शनरी में टाइप, उसको दिख गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है ये। ठीक है, और उसमें बन रहा वो वर्ब। अब देखो ये भी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाएगी। इसको अगर मैं तो V1 प्लस ING कह रहा हूँ, कोई इसको V4 कहेगा, और ब्रिटिश वाले इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। अब बच्चा कहेगा सर आपने कहा था प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, और यहाँ तो ये वर्ब का काम कर रहा है। तो सिर्फ नाम है यार, सिर्फ नाम है, समझना। या तो इसको V1 प्लस ING कह लो, ये कह लो V1 प्लस ING यहाँ वर्ब बन रहा है, या ये कह लो वर्ब की चौथी फॉर्म यहाँ वर्ब बन रही है, या कह लो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पर वर्ब बन रही है। ये एडजेक्टिव कैसे लिख रहा हुआ है, अच्छा उसको मैंने ठीक नहीं किया, मतलब बाद में करेक्ट करने के बाद ना, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट बाद में करेक्ट करना था ना, वो अपन टेस्टिंग करने के बाद, वो सही वाला मैंने बाद में लिखा नहीं। ठीक है, ऐसा और किसी में भी छूट गया हो तो कर लेना, समझ गए होगे तुम अपने आप। अब देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि ये सिर्फ नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। V1 प्लस ING कह लो चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम क्या कहेंगे आगे से, हम ये कहेंगे, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि V1 प्लस में ING का अंग्रेजी में नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। कहानी इतनी क्लियर है। हम आगे से क्या कहेंगे, इसको V1 प्लस ING के नाम से जाना करेंगे।
सिर्फ नाम है, इनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ ग्रामेरियंस ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे, अपनी मर्जी है सबकी, ठीक है। अब कहानी होगी इतनी क्लियर। अब आपको करना क्या है, इसको ध्यान से नोट करना है, 2-3 बार इसको पढ़ लो, कुछ नहीं समझ में आया तो बैक करके देख लो। मैं जल्दी मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है मेरे भाई। इसको नोट कर लो अच्छे से। आ जाओ भाई, अब अपने अगले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस लिखे मैंने। दिस मूवी वॉज रियली इंटरेस्टिंग। कुणाल्स परफॉर्मेंस इन द मैच वॉज आउटस्टैंडिंग। द स्टोरी ऑफ दिस नॉवल वॉज एक्सट्रीमली बोरिंग। माई ग्लासेस वर लाइंग ऑन द टेबल। रोहन इज सिटिंग ऑन अ चेयर। ठीक है। आप क्या करो, अभी आपने डिस्कस किया ना कि V1+ING वाला जो कॉन्सेप्ट था। आप एक काम करो, आप इनको भी खुद से एक बार करके दिखाओ मुझे। वीडियो को पॉज करना और एक बार जैसे काम पहले अपन करते हैं एक बार करो। जैसे आप वीडियो प्ले करोगे मैं वापसी आपके साथ मिलता हूँ। चलो जी, आ जाओ। ठीक है, इसको शुरू कर लेते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें जो पिछला अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो समझ में आया भी कि नहीं आया। मुझे लगता है देखो आ गया होगा। ठीक है, पता क्यों लगता है? क्योंकि मेरे को पता लग जाता क्लास के अंदर शक्लें देख के ना भी, हाँ ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। और एक एक बच्चे को, कोई कितना ही अपने आप को रद्दी मानता हो, कैसा मानता हो, लेकिन मैं ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ सबको। ठीक है, अब सुनोगे थोड़ी सी यार, कोई बात कर लें तुम्हारे साथ आज। तो ऑफलाइन वाले बच्चों को तो मैं, जो मेरे मन में आता है ना देखो, उनको सुनना पड़ता है, सामने खड़ा होता हूँ मैं। ठीक है, आपके पास थोड़ा सा ऑप्शन है, आप जब चाहे भी मेरी बात आपको बोरिंग लग रही हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप आगे कर सकते हो। ठीक है, तो ऑफलाइन में ऑप्शन नहीं होता बच्चे के साथ। और मैं थोड़ा सा रखता भी ऑफलाइन में अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ऐसे ही रखता हूँ, अपने बिल्कुल छोटे भाई की तरह भी। बिल्कुल फैमिली वाला रिलेशन होता है हमारा। मेरे को एक एक बच्चे का पता होता है भी, हाँ ये पढ़ रहा है, ये नहीं पढ़ रहा है। इंटरेक्शन बहुत अच्छी रखता हूँ मैं क्लास के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि आप सबसे भी वैसे ही रहे। तो उसके लिए थोड़ा सा ना अपन एक दूसरे को जान लें, समझ लें, तो थोड़ा सा ठीक रहता है। अब हुआ क्या कि देखो, मेरे ना यार पहले आपको पता है, जैसे मैं दिल्ली और जयपुर 2 जगह पढ़ाता था। 3 दिन दिल्ली पढ़ाता था और 3 दिन जयपुर। तो उस टाइम तो मेरे पास टाइम ही नहीं था ये शूटिंग वूटिंग करने का। ठीक है, कोई चांस ही नहीं बन रहा था। मेरे 20 जनवरी को दिल्ली से बैच ख़त्म हुए, उससे पहले मैं शूटिंग कर नहीं सकता था। मैंने शूटिंग करने के लिए डिसाइड किया 21 तारीख से। अब 21 तारीख को डिसाइड किया था, तो दिल्ली वाले बैचेज जो ख़त्म करे फिर उसके बाद हमें रूम चेंज करना था। तो मैंने रूम चेंज कर लिया भाई। अब रूम चेंज करना है, सारा सेटअप लगवाना है। अब आपको तो सिर्फ बोर्ड नज़र आता है, कहाँ पे लाइटिंग है, कहाँ पे माइक की वायर जा रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, आपको नहीं नज़र आ रहा कुछ भी। ट्राईपोड कैसे है, फ़ोन कैसे लगा हुआ है, सब आपको नहीं नज़र आता। वो सब सेटिंग ही करी। ठीक है, 25 तारीख हो गई। फिर बच्चों को मैसेज आ गए, सर आप और बहुत डिले कर रहे हो, ये वो कोर्स वोर्स ऐप वालों से डेली बात चल रही है, ऐप की टेस्टिंग चल रही है, सब कर रहे हैं अपन अपनी तरफ से। तो करते 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 3 तारीख को अपना कोर्स आ गया। ठीक है, अब पता है, आप जब ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं जस्ट आपसे 2 वीडियो आगे चल रहा हूँ। 2 वीडियो आगे मतलब मैं शूट करता हूँ, उनको देता हूँ, फिर वो आगे अपलोड करते हैं, फिर वो आपको नज़र आती हैं। जस्ट मैं आपसे 2 दिन एडवांस चल रहा हूँ। तो है क्या चीज़ ना, जितनी तुम्हें वो, जैसे बच्चे कहते हैं सर सारी वीडियोज़ एक दिन में क्यों नहीं देख पा रहा मैं, क्योंकि भाई ये बनी नहीं है, अभी बन रही है। तो समझना कहना क्या चाह रहा हूँ। अब दिन में ऑफलाइन बैचेस लेता हूँ मैं, रात को ही शूटिंग करता हूँ। तो हुआ क्या, लास्ट 3-4 दिन में ये लगा लो मैं सोया नहीं बिल्कुल भी। 3-3 घंटे के लिए, 2-2 घंटे के लिए ऐसे नींद आ रही। तो ये वीडियो पता है मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछली वाली में ब्लू से कलर की चेक की शर्ट थी, कोई बताऊँ, तो वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी और उसमें मेरी आँखें से सूज रही। सामने वालों के घर में शादी है, तो इन्होंने 2:30 बजे डीजे बंद किया कल। तो 2:30 बजे डीजे बंद किया, तो मैं 2:30 बजे के बाद रिकॉर्डिंग करने लगा। सुबह 8 बजे मेरी क्लास है। देखो ये सब बातें कोई आप पे कोई मतलब एहसान करने के लिए, देखो आप सब ने फीस पे कर रखी है, आपका कोई एहसान नहीं है मुझ पे। मैं अपना कमाने के लिए पढ़ाता हूँ, तो जग रात अगर जगराता भी करता हूँ तो अपनी खुशी से करता हूँ, अपने लिए करता हूँ। बस वैसे ही वैसे ही। ठीक है, मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि यार लाइफ में कुछ भी सस्ता नहीं होता। बच्चे के लिए ना बहुत आसान होता है। बच्चा क्या कहता है, अच्छा सर आपने वीडियो डाली थी 500 एडमिशन हो गए, 500 गुणा 5,000, 25 लाख कमा लिया आपने। तो उसके लिए कहना गुणा करना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसके पीछे बहुत से एफर्ट्स होते हैं यार। एक दिन में कोई नहीं बनता, एक दिन में कोई भी नहीं बनता।
उसको ये नहीं पता कि जीएसटी कितना पे करना है, इनकम टैक्स कितना पे करना है, ठीक। उसको ये नहीं पता कि ऐप वाला जो मैनेजमेंट वाला बंदा है, जो प्रोग्रामर्स हैं, ऐसा थोड़ी कि एक बार ऐप बनाने का पैसा दे दिया और हो गया। मेंटेनेंस कॉस्ट है पर स्टूडेंट 500 रुपीज़, उसको वो सब नहीं दिखता। मान के चलो कि 2000 तो सीधा जीएसटी प्लस इनकम टैक्स प्लस में उसमें ही चला गया। फिर उसके बाद जो बचा उसके अंदर से मान लो भी आपके ऊपर बुक की कॉस्टिंग, अपनी वोकैब्रो की बुक है, एक्सेट्रा, जो मैंने स्टाफ लगा रखा है वहाँ पे फ़ोन उठाने वाला, और वो मैं मान लेता हूँ एक स्टूडेंट पे 2500 रुपये तो खर्चा ही हो गया, बाकी बचा 2500। ठीक है, कम नहीं है, कम नहीं है, ठीक है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन वो ऐसा नहीं आता, वो एफर्ट से आता है, मेहनत से आता है। मैंने काम किया है, ठीक है, अपना टाइम निकाल निकाल के यूट्यूब पे वीडियोस डाली हैं, प्रमोट हुआ हूँ उससे, फिर उससे लोगों को मेरी क्वालिटी का पता चला है, उन्होंने मेरा कोर्स ख़रीदा है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ यार, हर चीज़ में ना मेरी बस एक ही मतलब वो रखता हूँ अपना मोटिव, कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए चार्ज कर रहा हूँ ना, तो फिर मैं सर्विस प्रोवाइड करूँ, और ऐसी सर्विस प्रोवाइड करूँ कि सामने वाला कमी ना निकाल पाए। तो लाइफ में आप भी ये रखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर तैयारी करने आए हो ना, तो दिल जान से करो, फिर कुछ कमी पेशी ना रहने दो। टीचर का काम सिर्फ गाइड करना होता है यार, टीचर आपके लिए पेपर में नहीं बैठ सकता। आप सोचो कि सारी गुट्टी टीचर ही पिला देगा, अब मुझे तो किसी ने नहीं इतना सिखाया था। अगर अगर मान लो कोई ऐसा टीचर ही हो, तो एक बंदा बस उससे पढ़ लो, बात खत्म हो जाएगी, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन उसका होगा जो खुद मेहनत करेगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। सीधी बात ये है, टीचर का काम गाइड करना होता है, एक रास्ता दिखा सकता हूँ मैं, ऐसे पढ़ा जाता है, पढ़ना तो आपको ही है ना मेरे भाई। तो उस पर काम शुरू करो, मेहनत शुरू करो, बस इतना ही है, ठीक। अब कल मैं पता है जब पढ़ा रहा था, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या समझा रहा हूँ, वो फील ही नहीं आई। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो मेरे को सेटिस्फैक्ट्री लगी नहीं वो वीडियो, फिर मैंने वो हटा दी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि रिकॉर्डेड वीडियोस जो है ना, वो उससे लाख गुना बेटर होती हैं लाइव से। अब अगर ये लाइव चल रहा होता ना, टक 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 टक, हाँ पूछ लें, चैट पूछ लें, तुम्हारा सारा टाइम खराब होता। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम ध्यान से सुन लोगे ना, तो मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तुम ये चीज़ एक्सपीरियंस कर भी रहे होगे। शुरू में 3 4 5 वीडियोज़ में बच्चे को थोड़ा क्रेज़ होता है, डाउट पूछ लें, डाउट पूछ लें, डाउट पूछ लें। अब इन वीडियोज़ में डाउट पूछने का मन भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपको भरोसा हो गया होगा कि हाँ यार ये सिखा देगा, ये हर कॉन्सेप्ट को धीरे 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 इंट्रोड्यूस करा रहा है, ये पहुंचा देगा अपनी गाड़ी वहां तक। तो चलो ऐसे ही है, मैं चाहता हूँ कि मेरे काम में परफेक्शन आए। अपन अगर दोनों काम अपना ईमानदारी से करेंगे, मेरा पढ़ाने का, आपका पढ़ने का, तो ज़रूर बात बनेगी। ठीक है, चलो आ जाओ इस पे। इसको करना था आपको, इसको सारे को ब्रेक करना था। अच्छा, मैं वापसी आ गया हूँ, ठीक है, मुझे अभी याद भी नहीं था, मेरे को लग रहा था वापस जाना है। चलो आ जाओ, वापसी आ चुके अपन। तो कुछ लड़कों ने देखो, कुछ बच्चों ने इसको ऐसे ब्रेक किया होगा, ये वॉज हेल्पिंग वर्ब और इंटरेस्टिंग मेन वर्ब है। यहाँ पर वॉज हेल्पिंग वर्ब, आउटस्टैंडिंग मेन वर्ब है। यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब और बोरिंग मेन वर्ब है। ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़े दिन पहले आया था, देखो शायद पिछली क्लास के अंदर आया था। उसके अंदर मैंने ये बात आपको समझा दी थी। आज उसको और डिटेल में कर लेते हैं। एक चीज़ समझना, पहले इस सेंटेंस से समझ लो। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव हो गया, मूवी आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज यहाँ पर रियली और इंटरेस्टिंग। एक चीज़ समझे ना, मैं आपके कहने से लो इसको कर देता हूँ। वॉज को हेल्पिंग वर्ब, इंटरेस्टिंग को मेन वर्ब, ये रियली को एडवर्ब, ऐसा कर दें, ठीक है। स्ट्रक्चर तो सही है, दिखने सुनने में तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन एक चीज़ समझ के देखना, अगर ये वॉज प्लस में V1 प्लस में ING का स्ट्रक्चर बना दिया आपने, तो ये कौन सा टेंस हो गया। देखो टेंस वेंस अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इतनी बात तो हर बच्चे को पता होगी कि V1 प्लस में ING कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है सर। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, सर ये कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। इतनी बात तो मुझे लगता है हर बच्चा जानता होगा कि वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में ING कॉन्टिन्यूस टेंस में आती है। अब कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते कब है, ये भी हर बच्चा जानता होगा। सर कोई एक्शन कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए, नाम से क्लियर हो रहा है सर, कोई एक्शन अगर कॉन्टिन्यूटी में होगा तो कॉन्टिन्यूस टेंस लगा देंगे। इतनी बात क्लियर है। किसी एक्शन के कॉन्टिन्यूटी में होने का मतलब क्या होता है। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेल रहा है। मान लो 9 बजे खेलना शुरू किया, भले ही 9:02 पे आउट हो जाए, लेकिन समय तो कुछ ना कुछ लगेगा ना। राहुल क्रिकेट खेल रहा है, राहुल पढ़ रहा है, राहुल सो रहा है, राहुल खा रहा है, उसमें टाइम कंज्यूम होगा, वो एक्शन कुछ समय के लिए जारी रहेगा। फिर से समझ लो, ING का मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब कोई एक्शन है जो जारी है। इसमें बताओ जरा, दिस मूवी वॉज रियली बोरिंग, ये जो मूवी थी ये बड़ी बोरिंग थी, मूवी बड़ी ही बोरिंग थी।
अब समझना जरा, इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या? कोई ऐसा एक्शन है जो कंटिन्यूटी में है? नहीं, इसमें तो आप जस्ट मूवी के बारे में कोई विशेषता बता रहे हो। मूवी लंबी थी, मूवी छोटी थी, मूवी कॉम्प्लेक्स थी, मूवी अच्छी थी, मूवी बुरी थी, कुछ भी लगा सकते हैं ना। द मूवी वॉज गुड, द मूवी वॉज बैड, द मूवी वॉज शॉर्ट, द मूवी वॉज लॉन्ग, कुछ भी लगाओ, सारे एडजेक्टिव है। ऐसे ही मूवी इंटरेस्टिंग थी, तो ये भी एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? अरे समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर इसको आईएनजी को मेन वर्ब मान लिया तो यहाँ पे ये कहेगा कि एक्शन बताओ कौन सा जो जारी है। इसमें कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, इसमें तो जस्ट आप मूवी के बारे में बता रहे हो कि मूवी कैसी थी। तो मेरे भाई फिर इसको क्या कर दो, आप इसको कर दो एडजेक्टिव। क्या कर दो इसको? ये हो जाएगा एडजेक्टिव, काम करेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। और ये वॉज इस बार क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। इतनी कहानी क्लियर है। अब एक छोटा सा सवाल मेरा और, कि ये जो इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग, ये V1 प्लस ING है, एडजेक्टिव का काम कर गया, तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कह दें क्या? बताओ, इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल? इसे नहीं कहना प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझना एक छोटी सी बात, कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अपन ने प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस देखा था ना, सलमान शॉट द रनिंग डियर, भागता हुआ हिरण। शी कंसोल्ड द क्राइंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा, ठीक है। फाइटिंग बुल्स, लड़ते हुए बैल। रनिंग मैन, भागता हुआ आदमी, ठीक है। क्रॉलिंग स्नेक, रेंगता हुआ सांप। तो बेसिकली क्या है, इनके अंदर होता क्या है समझना, एक एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक एक्शन हो रहा है, जिस जो नाउन इनके लिए, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो यहाँ से समझाने की कोशिश कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ और भी लिखना था वैसे तो, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ इधर। मैं अगर ऐसा लिख दूँ, रनिंग डियर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्राइंग चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रनिंग या लाफिंग मैन, ठीक है। अब समझना, अब मुझे पता है कि ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, और ये इसकी विशेषता बता रहा है, हाँ के ना। भाई एक चीज नोटिस करना, ये वाला जो नाउन आगे लिख रहे हो आप, चाइल्ड लिख रहे हो, मैन लिख रहे हो, डियर लिख रहे हो, इसमें हो रहे एक्शन का, भागने का काम का, ये बच्चा इस रोने के काम का, ये मैन इस हंसने के काम का डूअर है कि नहीं है? समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ? कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर एक एक्शन होता है, भले ही एक्शन के थ्रू इसकी विशेषता बताता है, भागता हुआ हिरण, रोता हुआ बच्चा, ऐसे ही हंसता हुआ आदमी, भले ही एक्शन के थ्रू इसकी विशेषता बताता है, लेकिन एक चीज समझो, काम तो हो रहा है कुछ ना कुछ, और उस काम को करता कौन है? उस काम को करता है वह नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया जाएगा। उस एक्शन का डूअर कौन होगा? वह नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया जाएगा। तो ये नाउन है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और बेसिकली क्या है, ये नाउन इस काम का डूअर होता है, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहाँ कोई एक्शन हो रहा है क्या? यहाँ तो एक्शन ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल कह दूं क्या इसको? मत कहो। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ। देखो बहुत सारे राइटर्स हैं, बिहार के मोस्टली राइटर्स जो हैं, वो जितनी भी उनकी पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं वो इनको लिखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। कोई भूचाल नहीं आ जाएगा वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखने से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जितनी मैंने बुक्स पढ़ी हैं ग्रामर की, अच्छे ऑथर की बुक होती है, वो इनको कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लिखते। ये बेसिकली एडजेक्टिव है, ठीक है। ये वर्ब की फॉर्म है ही नहीं यहाँ पर। ये किसकी तरह से काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कब कह रहे हैं उसको? जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह से काम करे, ठीक है। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है नहीं, ये अपने आप में ही एक एडजेक्टिव है, ये अलग है लीग से, ये वो वाले केस के अंदर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वर्ब से जब एडजेक्टिव बनाते हो ना तो उसके अंदर एक एक्शन हिडन होता है। जैसे यहाँ है, वर्ब से एडजेक्टिव बनाया भागता हुआ हिरण, क्राइंग चाइल्ड रोता हुआ बच्चा, लाफिंग मैन हंसता हुआ आदमी, तो उसके अंदर एक एक्शन हिडन होता है। ये जितने आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जेरंड, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, ये सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब, इनको कहते हैं सेमी वर्ब, अर्ध वर्ब। सेमी माने आधा और वर्ब माने क्रिया, तो ये आधी क्रिया होती हैं। कहने का मतलब ये भले ही नाउन के काम करें, एडजेक्टिव के काम करें, एडवर्ब के काम करें, लेकिन इनके अंदर वर्ब के भी फीचर होते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे वर्ब अपने लिए एडवर्ब लगाती है ना, ये भी लगवाएंगे। जैसे वर्ब अपना ऑब्जेक्ट रखती है, आगे चल के ये भी ऑब्जेक्ट रखेंगे। अभी लेक्चर उतना कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाहता, इसलिए उस मुद्दे को छेड़ नहीं रहा हूँ, आगे चल के पढ़ेंगे जल्दी, ठीक है। आ जाओ, इस सेंटेंस की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। करण क्या हो गया? नाउन हो गया। केस क्या हो गया? पॉजेसिव हो गया, ठीक है।
काम किसकी तरह से कर रहा, एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा। किसकी परफॉर्मेंस, करण की परफॉर्मेंस। इन प्रेपोजिशन है, मैच इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इन प्रेपोजिशन है, मैच इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज समझना, इसको ऐसे तोड़ दें क्या, वॉज हेल्पिंग वर्ब और आउटस्टैंडिंग मेन वर्ब है, तोड़ दें इसको ऐसा, फिर ये कहेगा एक्शन कॉन्टिन्यूटी में। बताओ भाई क्या एक्शन कॉन्टिन्यूटी में, ये सिर्फ इतना कह रहा है कि करण की जो परफॉर्मेंस थी मैच में वो आउटस्टैंडिंग थी। करण की परफॉर्मेंस कैसी थी, बुरी थी, गुड थी, बैड थी, ऐसे ही आउटस्टैंडिंग थी। समझ में आ क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव नहीं है, ये सिंपल एडजेक्टिव है। ये हो गया आपका मेन वर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम। क्लियर होगी इतनी बात। तो है क्या चीज़, मैं बेसिकली ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चा ना रटने में माहिर होता है। क्या रटेगा, V1 प्लस ING से पहले हेल्पिंग वर्ब होगा तो सर बताए थे कि मेन वर्ब होगा। ठीक, थोड़ा दिमाग भी चलाना पड़ता है अपने को। अगर V1 प्लस ING से पहले हेल्पिंग वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगा, लेकिन कब, जब उसमें एक्शन हो रहा हो। अगर उसमें एक्शन ही नहीं हुआ तो समझ जाना कि वो मेन वर्ब नहीं है। देखो मैं चाहता तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन बनवा के उसी रूल के नीचे लिखवा देता, ये वर्ड आए इस केस में यह बात लागू नहीं होगी, यहाँ यह एडजेक्टिव होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आपको समझा दूँ बजाय कि वर्ड लिखवाने के। दुनिया जहान के वर्ड हैं, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, आई कैचिंग है, फैसिनेटिंग है, सिंटिलेटिंग है, बहुत दुनिया जहान के वर्ड है, ठीक है, जिनमें कोई टाइम कंज्यूम बेसिकली कोई एक्शन नहीं होगा, वो सिंपली विशेषता बता देंगे। क्लियर हुई इतनी बात। तो मैं कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि वर्ड रटने से काम नहीं चलेगा भाई, आपको कॉन्सेप्ट पे पहुंचना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें एक्शन नहीं हो रहा, कैसे नहीं, कैसे पता चला कि एक्शन नहीं हो रहा, मीनिंग तो निकालना आता है, और मीनिंग जब तक नहीं निकालना आता तो फिर ये सारी जिरंड विरंड ये आपके कोई काम के नहीं है मेरे भाई। हर रोज याद दिलाता हूँ, फिर याद दिला रहा हूँ, रीडिंग नहीं करोगे, बता दिया उस दिन 1.5 घंटे का लेक्चर लिया था पूरा कैसे रीडिंग करनी है, वो काम नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, अभी अपन ना व्हाट्सएप पे वो डाउट वाला नंबर तो शेयर कर ही दिया है। अगर जैसे मैंने बोला था मेरे कमरे की फ़ोटो मंगानी है तो मैं मेरे कमरे की फ़ोटो भेज देता हूँ आपको। चीज़ समझना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, रीडिंग करो, देर मत करो। अब भी अगर अकल नहीं लगी तो फिर बहुत देर होगी। आ जाओ। द स्टोरी ऑफ दिस नॉवल वॉज एक्सट्रीमली बोरिंग। स्टोरी सब्जेक्ट हो गया और प्रिपोजिशन हो गया, नॉवल इसका ऑब्जेक्ट हो गया, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, वॉज यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, द स्टोरी ऑफ दिस नॉवल वॉज एक्सट्रीमली बोरिंग। अभी बोरिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, और ये काम किसकी तरह से कर देगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से। इतनी कहानी क्लियर है। मूवी बोरिंग थी, कोई काम हुआ इसमें, नहीं हुआ। मूवी नहीं है, नॉवल है। इस नॉवल की कहानी जो थी बड़ी ही बोरिंग थी, इंटरेस्टिंग थी, ठीक है, टाइम टेकिंग थी, कुछ भी लिख लो, आपकी जो मर्जी है वो लिख लो। नेक्स्ट पे आ जाओ। माई ग्लासेस वर लाइंग ऑन द टेबल। मेरे चश्मे टेबल पर पड़े थे, मेरे चश्मे टेबल पर पड़े थे। ग्लासेस सब्जेक्ट हो गया, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, वर यहाँ पर देखो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको मेन वर्ब और इसको एडजेक्टिव मानना पड़ेगा। ऑन रह गया क्या यार, माई ग्लासेस और लाइंग ऑन द टेबल था मेरे भाई, सॉरी छूट गया वो, ठीक है, ऑन द टेबल था ये। ऑन प्रिपोजिशन है और टेबल इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझना। मेरे चश्मे टेबल पर पड़े थे, कोई एक्शन हुआ, आपने बस प्लेस बताया, कहाँ पड़े थे, टेबल पर पड़े थे। मेरे चश्मे गंदे थे, मेरे चश्मे साफ थे, ठीक है, मेरे चश्मे टेबल पर पड़े थे। तो इसमें कोई एक्शन है क्या, ऐसा कोई एक्शन है क्या जो कॉन्टिन्यूटी में है, नहीं जी, ऐसा तो कोई एक्शन नहीं है जो कॉन्टिन्यूटी में, तो समझ जाना कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट पे आ जाओ। रोहन सब्जेक्ट हो गया, इज मेन वर्ब हो गया, इज सिटिंग एडजेक्टिव हो गया, काम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑन प्रिपोजिशन हो गया, चेयर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस को जब मैंने मेन वर्ब और एडजेक्टिव लिखा ना तो काफ़ी लोगों की ऐसे भौएं चढ़ गए हैं, ये क्या कर रहे हो मेरे भाई, ये भी एडजेक्टिव है। एक चीज़ समझना, एग्जाम्पल से समझोगे। बेसिकली है क्या, V1 प्लस में ING में अगर एक्शन हो रहा है तब उसको मेन वर्ब मानेंगे, अगर एक्शन नहीं हो रहा तो उसे मेन वर्ब नहीं मानेंगे। अब मुझे बस इस सेंटेंस का मीनिंग बता दो। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, रोहन कुर्सी पर बैठ रहा है कि रोहन कुर्सी पर बैठा है, रोहन कुर्सी पर बैठ रहा है कि रोहन कुर्सी पर बैठा है। एक चीज़ समझना, मान लो यहाँ पर एक कुर्सी रखी हो, मैं आया और उस पर ऐसे बैठ गया,
ठीक है। ये जो कुछ क्षण है ना, मतलब जब रोहन ऐसे खड़ा था, या मैं अपनी बात करूं, मैं ऐसे खड़ा था और मैं ऐसे कुर्सी पर बैठा हूं, उस क्षण में तो ये वर्ब है। ठीक है, बैठ रहा था, एक बार में बैठ गया तो बैठने का काम तो पूरा हो गया, वो तो अब जारी नहीं है। कोई पूछे भाई वो कहाँ बैठा है, वो तो सर कुर्सी पर बैठा है, ही सिटिंग ऑन अ चेयर। क्या कर रहा है, मतलब कहाँ बैठा वो, ही सिटिंग ऑन अ चेयर। तो बेसिकली है क्या, वहाँ पर ही अवस्था को बताने लग जाएगा, स्टेट को बताने लग जाएगा। कहाँ बैठा है, चेयर पर बैठा है। क्या इसमें कोई ऐसा एक्शन है जो कॉन्टिन्यूटी में है, नहीं है जी एक्शन कॉन्टिन्यूटी में। तो उस केस में आपको इसको क्या मानना पड़ेगा, एडजेक्टिव मानना पड़ेगा। आया समझ में कि ना आया। तो बेसिकली मैं आपको यही चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, बच्चा जो फीड कर लेता है ना, बी की फॉर्म प्लस में आईएनजी आए तो इसका मतलब समझ जाना, बी की फॉर्म प्लस वी1 प्लस आईएनजी आए तो समझ जाना कि वी1 प्लस आईएनजी मेन वर्ब बनेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, दुनिया जहान के वर्ड हैं काफ़ी सारे तो इसके अंदर ही आ गए। आउटस्टैंडिंग है, आई कैचिंग है, टाइम टेकिंग है, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, फैसिनेटिंग है, दुनिया जहान के वर्ड हैं ऐसे जिनके लास्ट में आईएनजी आता है, लेकिन फिर भी वो वर्ब नहीं होते, वो क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। क्लियर होगी इतनी बात। कैसे जानोगे, देख लो इसके अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा, एक्शन नहीं हो रहा तो समझ जाना, दिमाग लगा लेना कि ये मेन वर्ब और ये एडजेक्टिव है। इतनी कहानी होगी क्लियर। मुझे लग रहा है ये चीज़ें आ गई होंगी समझ में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। इसको बढ़िया से नोट कर लो भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। आ जाओ भाई, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया V1 प्लस में आईएनजी इंग्लिश में 3 काम करता, नाउन बनना, वर्ब बनना, एडजेक्टिव बनना। ठीक है, अभी शॉर्ट में जो कॉन्सेप्ट है, देखो पहले तो तुम ही ब्रेक करोगे, ये तो फिक्स लगा लो। अब कुछ नया नहीं हुआ करेगा, हर बार क्या हुआ करेगा, बोर्ड पे सेंटेंस हुआ करेंगे, पहले तुम ब्रेक किया करोगे फिर मैं बता दिया करूँगा। हिंट क्या आप लोगों के लिए, वर्ब की तीसरी फॉर्म, जैसे V1 प्लस में आईएनजी इंग्लिश में 3 काम कर रहा था, ऐसे वर्ब की तीसरी फॉर्म 2 काम करता है। क्या काम करता है, वर्ब बनना और एडजेक्टिव बनना। वर्ब की तीसरी फॉर्म आए तो समझ जाना कि या तो वो वर्ब है या फिर वो एडजेक्टिव है। सर मुझे कैसे पता चलेगा, बिल्कुल आसान। अगर आपको लगे कि ये जो वर्ब की तीसरी फॉर्म है ये किसी नाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बता रही है, तो समझ जाना यहाँ ये वर्ब नहीं, यहाँ ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, और उसके अलावा सेंटेंस में और कोई मेन वर्ब ना हो तो कह देना जी मेन वर्ब है। ठीक है, अब चला लोगे दिमाग, मेरी बात मानो, कर दोगे तुम, 100% कर दोगे। एक बार ये सारे के सारे सेंटेंसेस अपने आप करके दिखाओ। जैसे आप वीडियो को वापस प्ले करेंगे तो मिलता हूँ फिर मैं आपसे। चलो जी, कर लें अब इनको। दे हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शंस टू मिस्टर वर्मा, इसको ब्रेक कर दूं। हैव क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गया। गिवन क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया। इस काम का डूअर कौन है, दे, तो दे क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। दे हैव गिवन व्हाट, क्या दे दिया उन्होंने भाई, उन्होंने दे दी सम इंस्ट्रक्शंस, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सम क्या हो गया, क्वांटिटी बताने वाला, एडजेक्टिव हो गया। टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। मिस्टर वर्मा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एक चीज समझना, बेसिकली है क्या, अगर आपने इसको देखो, वी वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या काम करती है, वर्ब बनना या एडजेक्टिव बनना। अब ऐसा कर सकते हैं क्या, हम इसको वर्ब ना माने, अगर इसको वर्ब नहीं मानोगे तो सेंटेंस में वर्ब बनाओगे किसको, इसको, हैव को। अगर हैव को वर्ब बनाओगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, उनके पास है कुछ इंस्ट्रक्शंस, उनके पास हैं कुछ इंस्ट्रक्शन, दे हैव अ कार, उनके पास एक गाड़ी है। फिर ये मिस्टर वर्मा कैसे लिख पाओगे, मिस्टर वर्मा कैसे लिख पाओगे। बेसिकली मिस्टर वर्मा डेस्टिनेशन है, इंस्ट्रक्शन दिए जाने का, इसका मतलब काम तो हो रहा है। अगर काम हो रहा है तो हैव मेन वर्ब नहीं हो पाएगी, इसका मतलब है गिवन मेन वर्ब है। समझना ये वाली बात है, देखो तुम्हें भी पता है, मुझे पता है गिवन यहाँ मेन वर्ब है। ठीक है, लेकिन होते हैं कुछ बच्चे जो या तो क्यूरोसिटी, मैं ये नहीं कह रहा भी गलत होती है चीज़, मैं भी ऐसे ही था, देखो सही बताऊं तो जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप जानोगे नहीं। इंग्लिश को देखने का एक नज़रिया है, अगर वो नज़रिया पकड़ में आ गया तो देखो चीज़ें सही हो जाएंगी। अब वो बच्चा ऐसे भी तो कह सकता है ना, सर हैव मेन वर्ब भी तो होती है, तो क्यों ना इसको मेन वर्ब मान लें। ठीक है, आपने कहा तो 2 एडजेक्टिव साथ में आ सकते हैं, ये दोनों इसके लिए एडजेक्टिव हो जाएंगे, ये सब्जेक्ट हो गए, वर्ब हो गए, ऑब्जेक्ट हो गया, बात खत्म। भाई देखो ग्रामर से तो तुमने सही कर लिया, लेकिन एक चीज़ समझना, दे हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शंस, मान लो हैव को मेन वर्ब मान भी लूँ तो इसका मीनिंग क्या निकला,
इसका मीनिंग निकला उनके पास है। हैव जो मेन वर्ब होती है तो उसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो खाना और एक पोजेशन को दिखाना। अब इंस्ट्रक्शन को खाओगे तो नहीं, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हैव का दूसरा मीनिंग फिर क्या निकाल रहे हो आप, पोजेशन बनाना। दे हैव अ कार, उनके पास एक गाड़ी है। दे हैव अ हाउस, उनके पास एक घर है। दे हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शन, उनके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, अगर उनके पास सम इंस्ट्रक्शंस हैं तो फिर ये टू मिस्टर वर्मा को कैसे डिफाइन करोगे, इसका तो मीनिंग बिठा ही नहीं पाओगे। तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। इससे मुझे पता चल गया गिवन यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। आर क्या हो गया आपका, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। सोल्जर्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फॉलोड क्या हो गया, वर्ब हो गया। आर सोल्जर्स फॉलोड व्हाट, क्या फॉलो किया भाई उन्होंने फॉलो कर दी इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बताओ कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शंस है। आर सोल्जर्स फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस, आर सोल्जर्स फॉलोड इंस्ट्रक्शंस। अब ये कैसी इंस्ट्रक्शंस है मेरे भाई, ऑल दोज गिवन इंस्ट्रक्शंस, ऑल दोज गिवन इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहली बात तो देखो एक चीज समझना, ऑल है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ऑल क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। मुझे बस इतना बता दो कि ये जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है ये आया किसके लिए। ऑब्वियसली देखो अगर ये एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है तो आएगा तो एक नाउन के लिए, हाँ कि ना। अगर ऑल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है तो आएगा तो एक नाउन के लिए, इतनी बात तो मुझे पता है। अब देखना, क्या ये दोज की कोई विशेषता बता रहा है, प्रोनाउन भी तो होता है ना दोज, कह लो सर दोज प्रोनाउन होता है, इसकी विशेषता बता दो, ऐसे तो नहीं है ना। ऑल इंस्ट्रक्शंस, सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस, तो ऑल ने क्वालिफाई किया इसको, जो नॉन को क्वालिफाई करे वो क्या बनेगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इतनी बात क्लियर है। अब कौन सी इंस्ट्रक्शंस, दोज इंस्ट्रक्शंस, सारी की सारी तो जरूर, लेकिन कौन सी, वो सारी की सारी। तो ये दोज ने क्वालिफाई किया इंस्ट्रक्शंस को, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इतनी कहानी हुई क्लियर। अब इस गिवन को देखना जरा, गिवन वर्ब की तीसरी फॉर्म है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि V1 प्लस में आईएनजी जब भी मेन वर्ब का काम करेगा तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी आएगी। वो कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, V1 प्लस में आईएनजी जब भी मेन वर्ब का काम करेगा तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी। ये कॉन्सेप्ट याद है, क्यों आ रही थी भाई, क्योंकि अगर आप वो हेल्पिंग वर्ब ड्रॉप करते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप बता ही नहीं पाओगे कि टेंस कौन सा है। सेम केस, बिल्कुल सेम केस है V3 के साथ भी। अगर मान लो मुझे 3 सेंटेंसेस लिखने हैं, आई हैव वॉन अ गोल्ड मेडल, आई हैड वॉन अ गोल्ड मेडल, आई विल हैव वॉन अ गोल्ड मेडल। ये जो पास्ट वाला और फ्यूचर वाला, इनके आगे और क्लॉजेस भी लिखने पड़ते हैं, 10 चैप्टर में पढ़ेंगे क्यों। अभी के लिए सिर्फ इतना कर रहा हूँ, आई हैव वॉन अ गोल्ड मेडल, आई हैड वॉन अ गोल्ड मेडल, आई विल हैव वॉन अ गोल्ड मेडल। तीनों का सब्जेक्ट कौन है, आई। तीनों की मेन वर्ब कौन है, वॉन। तीनों का ऑब्जेक्ट कौन है, गोल्ड मेडल। कैसे बता पा रहे हो प्रेजेंट का परफेक्ट है पास्ट का कि फ्यूचर का, हेल्पिंग वर्ब को देख के। हैज अब लगाओ तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड लगाओ तो पास्ट का परफेक्ट, विल हैव शैल हैव तो फ्यूचर का परफेक्ट। सोचो हेल्पिंग वर्ब उड़ा दी। अब समझ पाओगे क्या कहना चाह रहा हूँ, कि वर्ब की तीसरी फॉर्म जो होती है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, काफी बच्चे कहेंगे सर आई वॉन अ गोल्ड मेडल, तो ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी ना। अब इसमें तो सेकंड थर्ड सेम होती है, वॉन की तो तुमने कर लिया। ईटन लगाना जरा, आई हैव ईटन अ केक, आई हैड ईटन अ केक, आई विल हैव ईटन अ केक। अब करो जरा, अब कर लोगे वो काम, आई ईटन अ केक लिख दिया मैंने, अब कर लो। अब ये V2 हो सकती है क्या, नहीं होगी। तो समझना वर्ब की तीसरी फॉर्म जब भी आएगी उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी। V1 प्लस आईएनजी से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर वाज वर, ऐसे V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है हैज हैव हैड। कहानी क्लियर, फिर से समझ लो क्यों आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं तो टेंस नहीं, टेंस नहीं तो टाइम नहीं, टाइम नहीं तो ये लैंग्वेज का मकसद ही पूरा नहीं हुआ। क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट, चलो जी आ जाओ। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर ये जो वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखी है वर्ब होता तो क्या इससे पहले ये एडजेक्टिव आ रहे होते, नहीं। अगर ये वर्ब होता तो क्या इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए थी। अगर ये वर्ब है तो फिर ये वर्ब कैसे कर रही है बिना के बीच, इनके बीच में तो कोई कंजंक्शन ही नहीं है। समझ में आया। तो इन सब हिंट से मैंने पता चला लिया कि यहाँ पर वर्ब नहीं, यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। उन्होंने, हमारे सोल्जर्स ने फॉलो की थी क्या, सब दी गई इंस्ट्रक्शन, वो सारी की सारी दी गई इंस्ट्रक्शंस, वो सारी की सारी दी गई इंस्ट्रक्शंस। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली ये क्या है, इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव ही है। कहानी इतनी क्लियर हो गई। नेक्स्ट, मोहन बॉट अ यूज्ड कार फॉर हिज यंगेस्ट सन। मोहन सब्जेक्ट हो गया, बॉट वर्ब हो गया, क्या खरीद लिया, मोहन बॉट व्हाट, कार ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर प्रीपोजिशन हो गया, किसके लिए, फॉर हुम, सन इसका
ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा सन है? यंगेस्ट सन है, जवान, सबसे मतलब कम उम्र वाला सन है। हिज क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक, ये दोनों इसकी विशेषता बता रहे हैं। जवान भी सन ही है और ये हिज इस पर पोजीशन बना रहा है। दोनों सन की विशेषता बता रहे हैं। सन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आ जाओ इस पे। मुझे बताओ ये यूज्ड किसी कीमत पर वर्ब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल आ रहा है, क्योंकि इससे पहले तो सर दूसरी वर्ब आ रही है। तो अब ये बनेगा क्या? ये बनेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम केवल कौन सी फॉर्म करती है? वर्ब की, है ना, मतलब वर्ब की तीसरी फॉर्म। ठीक, ये दूसरी नहीं है, बेसिकली तीसरी। अब यूज्ड की तो दूसरी और तीसरी सेम है, लेकिन अगर कोई ऐसा यहाँ पे वर्ड लगा दोगे ना, अगर कोई ऐसा वर्ड लगा दोगे जिसकी V1 V2 V3 सेम हो, V1 V2 V3 अलग अलग होती हैं, V2 और V3 अलग अलग हैं, तो फिर उस केस में आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? वर्ब की तीसरी फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा? मोहन बॉट अ यूज्ड कार। मोहन बॉट अ यूज्ड कार का मतलब क्या होगा? मोहन ने खरीदी थी एक इस्तेमाल करी गई कार जो पहले यूज हो चुकी थी। बेसिकली उसने एक सेकेंड हैंड कार खरीद ली। ठीक है, अब इस सेंटेंस पे आ जाओ। आई सब्जेक्ट है, आई यूज्ड व्हाट? कैलकुलेटर क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर प्रीपोजिशन है, कैलकुलेशंस इसका ऑब्जेक्ट है। फॉर प्रीपोजिशन है, कैलकुलेशंस इसका ऑब्जेक्ट है। दीज क्या हो गया? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ऑल क्या हो गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। भाई ये कुत्ते ने ना मेरा जीना आराम कर रखा, भगवान कसम। मैं वीडियो बनाना शुरू करता हूँ और ये भौंकना शुरू कर देता है। इसका करना पड़ेगा कोई ना कोई जुगाड़। कुत्तों से खैर मेरी पुरानी दुश्मनी है, ऐसी बात नहीं है। मुखर्जी नगर की बातें हैं। मैं पहले ना वहाँ रहा करता था, गोपालपुर गांव, जैसे आपको पिछली बार बताया भी था। तो मेरा ना मैथ्स का बैच था, तो वो मेंस वेंस के टाइम पे ना, जब वो 13 वाला पेपर कैंसिल हुआ, तो फिर मैं दोबारा, मैं क्या चलो मेंस की कोचिंग दोबारा कर लेते हैं, उस टाइम की बात है। तो मैं मतलब मेरा टाइम सेव करने के लिए मुखर्जी नगर, उस टाइम तक पढ़ाने वढ़ाने भी लग चुका था मैं, ठीक है, 2-4 पैसे जोड़ लिए थे। मैंने सोचा मुखर्जी नगर में कोई रूममेट के साथ अपन रूम ले लेते हैं। एक लड़का था MP का, तो उसके साथ मैं शिफ्ट हो गया। मैं क्या 3 महीने की बात है, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता हूँ। पहला ही दिन था, बिल्कुल पहला, मैं जा रहा हूँ खाना लेने, और भाई पीछे मैं कुछ नहीं छेड़ा भाई, मैं सच बता रहा हूँ। वैसे मैं कई बार इमेजिन करता हूँ कि भाई मैं ऐसे रोड पे चल रहा हूँ, कुत्ता दिखा और ऐसे घूम के मारी मैंने लात। मज़ा तो देखो बहुत आएगा उसमें, ठीक है, लेकिन सच बता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मेरी माँ के कसम मैंने कुछ नहीं किया। भाई मैं चलता जा रहा था, पीछे से एकदम आया पैर पे, उसने चक मार दिया भाई, मैंने काट लिया। तो मेरे को पहले लगा यार कुछ ढंग से काट नहीं पाया, इसका मतलब वो चोट कोई खास नहीं था, बस ऐसे किया और चल दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने ऐसे उठा के देखा तो भाई उसमें से खून टपकने लग गया। मतलब बेसिकली पेन फील नहीं हुआ, जब एकदम चीज़ होती है ना, पेन फील नहीं हुआ। फिर भाई अगले दिन से हो गया कार्यक्रम चालू। तो मैं कहा यार वो करना पड़ेगा, अब इंजेक्शन लगवाने हैं। भाई जो इंजेक्शन लगे हैं, वो घाव जहाँ पे है वहाँ पे इंजेक्शन, या कंधे पे इंजेक्शन, इतना इंजेक्शन लगे भाई जिसकी कोई हद नहीं है। तब से मेरे को इनसे बहुत नफरत है, सच बता रहा हूँ। ऐसे नफरत नहीं हुई, मेरे छोटे भाई को बहुत पसंद है कुत्ते, घर मेरे को बड़ी नफरत है इनसे, सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। चलो आ जाओ। तो आई सब्जेक्ट हो गया, कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर प्रीपोजिशन है, ये दोनों के दोनों कैलकुलेशंस के लिए एडजेक्टिव हो गए। सारी कैलकुलेशंस है, वो सारी कैलकुलेशंस। मैं कहना ही चाह रहा हूँ, अगर इस यूज्ड को तुमने वर्ब ना माना, अगर इस यूज्ड को तुमने वर्ब ना माना, तो पूरे सेंटेंस में कोई वर्ब आएगी क्या? तो इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर ये क्या है? वर्ब है। कहानी होगी क्लियर। आई हैव यूज्ड लिख देता, आई हैड यूज्ड लिख देता, ऐसा कुछ लिखता तो ये वर्ब की तीसरी फॉर्म बन जाता। अभी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है। क्लियर हो गया? चलो जी, अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, वहाँ पे उन्हें वर्ब बनाने के लिए साथ में हेल्पिंग वर्ब लिखी है ताकि इसको तीसरी समझो तुम। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, देखो आई हैव यूज्ड, ऐसा लिख दूंगा तो तीसरी हो जाएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाऊंगा तो ये दूसरी हो जाएगी। दूसरी और तीसरी वर्ब पहचानते कैसे हो? हेल्पिंग वर्ब के साथ हो तो तीसरी और ना हो तो दूसरी। क्लियर हुई इतनी बात? अब आ जाओ इस पे। ऑल क्या हो गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। द क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। वर हेल्पिंग वर्ब है। कॉल्ड मेन वर्ब है। बाय प्रीपोजिशन है। प्राइम मिनिस्टर इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सबके सब चुने गए एमपीज बुलाए गए थे किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब एमपीज क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। देख पा रहे हो तो देखो ये पैसिव में है। पैसिव में सब्जेक्ट कौन होता है? जो रिसीवर होता है।
बुलाए जाने का काम हो रहा है, डूअर बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जिन्हें बुलाया गया है वो सब्जेक्ट बन जाते हैं, एमपी सब्जेक्ट हो गए। मुझे बताओ ये इलेक्टेड क्या है? ये वर्ब हो सकता है क्या? ये किसी कीमत पर वर्ब होगा क्या? वर्ब है तो फिर इससे पहले आर्टिकल क्या कर रहा है, और ये मेन वर्ब सेंटेंस के यहाँ पे क्या कर रही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अभी तक आया ही नहीं है। तो समझ जाना कि ये बेसिकली क्या हो गया, ये इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। और वर्ब की तीसरी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करते हैं तो क्या कहला देती है? अभी अच्छा पास्ट पार्टिसिपल लिखा नहीं है क्या मैंने कहीं? चलो एडजेक्टिव हो गया, इतनी बात तो आ गई ना समझ में। अब एक चीज़ समझना, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। सर ये ऑल जो है, ऑल, ये इस इलेक्टेड को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब नहीं हो सकता क्या? इसको एडवर्ब नहीं कह सकते क्या? नहीं मेरे भाई, समझना एक बात, यहाँ पे तीन एडजेक्टिव इकट्ठे आए थे कि नहीं आए थे? गिवन भी एडजेक्टिव, दोज भी एडजेक्टिव, ऑल भी एडजेक्टिव। इनको एडजेक्टिव क्यों कह रहे हो? इनको ऐसा क्यों नहीं कह देते? सर ये ऑल को एडवर्ब क्यों नहीं मान लेते? क्यों नहीं मान लेते? क्योंकि क्वालिफाई किसको कर रहा है? तुम मुझे बता दो क्वालिफाई किसको कर रहा है, दोज को, गिवन को, कि इंस्ट्रक्शंस को? ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शंस को, सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस। अरे हाँ कि ना? फिर जो नाउन को क्वालिफाई करेगा उसको एडवर्ब कहूंगा कि एडजेक्टिव? ऑब्वियसली एडजेक्टिव। ये दोज क्या है? दोज गिवन है कि दोज इंस्ट्रक्शंस है? दोज भी इंस्ट्रक्शंस है, ये भी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव है। ये गिवन, गिवन भी क्या है? इंस्ट्रक्शंस है, दी गई इंस्ट्रक्शन, ये भी नाउन को क्वालिफाई कर रहा था, ये भी एडजेक्टिव है। अब मुझे बता दो ऑल किसको क्वालिफाई करा, इलेक्टेड को कि एमपीज को? सारे के सारे एमपीज कि सारे के सारे इलेक्टेड? ऑब्वियसली एमपीज को। अरे आया समझ में? तो ये ऑल जो है इलेक्टेड के लिए नहीं आया, ये ऑल जो है ये एमपीज के लिए आया है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इसका मतलब क्या होगा, ये एडजेक्टिव ही रहेगा। ऑल द इलेक्टेड एमपीज वर कॉल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है इतनी कहानी? अब बस फिर वही बात, कुछ नहीं है कि ये जब वर्ब की तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो इसका एक हाई फाई सा नाम हो जाता है, और वो हाई फाई बेसिकली नाम क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, देखो मैं, ठीक है, इसके ऊपर देख लेना, ये एरो वैरो हटा देता हूँ, समझ ही गए होगे। इसका वो हाई फाई नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, क्या कह देते हैं इसको? पास्ट पार्टिसिपल। फिर से वही चीज़ समझ लेना, थोड़ी देर पहले जो उसमें बताई थी ना, कि जब आप डिक्शनरी में कोई भी वर्ब टाइप करोगे, लेट से आपने कोई वर्ब टाइप कर दी सिंग, ठीक है, तो उसमें आएगा सिंग तो है प्रेजेंट फॉर्म, सेंग है पास्ट फॉर्म, और संग है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक, वो क्या कहेंगे ग्रामेरियंस फॉरन वाले, कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन एक्ट एज मेन वर्ब एंड एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म जो होती है वर्ब की, वो मेन वर्ब और एडजेक्टिव की तरह से काम कर देती है। बस कुछ नहीं, मेरा समझाने का तरीका अलग है, चीज़ों को मैं आपस में मिक्स करना नहीं चाहता। मैं सिंपली उसको पास्ट पार्टिसिपल कभी कह ही नहीं रहा उस वर्ब की फॉर्म को, मैं क्या कह रहा हूँ, वर्ब की तीसरी फॉर्म। वर्ब की तीसरी फॉर्म दो काम करती है, तो मेन वर्ब बनना या फिर एडजेक्टिव बनना। जब भी एडजेक्टिव बने तो इसका एक हाई फाई नाम है, वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। इतनी हो गई बात क्लियर? वर्ब की तीसरी फॉर्म अंग्रेजी में दो काम करती है, वर्ब बनना और एडजेक्टिव बनना। ठीक है, वर्ब बनना और एडजेक्टिव बनना। जब ये एडजेक्टिव बनने का काम करते हैं तो इसको क्या कह देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कह देते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीख लिया? आज हमने बेसिकली सीख लिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और जेरेंड। ठीक है, इनका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। एक छोटे से सेंटेंस से मैं आपको इन्फिनेटिव और बता देता हूँ, इसके बाद आप इसको नोट कर लो, इन्फिनेटिव और बता देता हूँ, फिर इनकी अगले लेसन के अंदर, अगली क्लास के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। आप इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं वो अपना अगला सेमी वर्ब, और वो सेमी वर्ब क्या है, इन्फिनेटिव। ठीक है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंड का स्ट्रक्चर क्या था, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या था, वर्ब की तीसरी फॉर्म। ऐसे इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है बेसिकली टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, पहले इसके स्ट्रक्चर से समझते हैं। अब टू प्लस में V1 मतलब टू प्लस में V1 कह लो, चाहे टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म कह लो, या तो कह लो टू प्लस में V1। ठीक है, V1 वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, वर्ब की पहली फॉर्म ही तो होती है प्लूरल वाली, तो टू प्लस में V1 भी लिखा मिल सकता है आपको किसी बुक्स में, काफ़ी जगह टू प्लस, मैं भी मोस्टली टू प्लस V1 ही निकलता मेरे मुंह से, अभी भी टू प्लस V1 ही निकला था। तो टू प्लस V1 कह लो, चाहे टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म कह लो। तो ये तीन काम करती है इंग्लिश में, नाउन बनना, एडवर्ब बनना, एडजेक्टिव बनना। ठीक है, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अभी ये वाले जो काम है ना, ये वाला काम आपके प्रोनाउन चैप्टर के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन आज नहीं। एडजेक्टिव वाला काम आएगा प्रीपोजिशन चैप्टर में, और ये वाला काम अभी बता रहा हूँ। ठीक है,
तो एक एक करके उनको समझ लेंगे। वो ऐसा है ना यार, देख अभी आता नहीं है मेरे को ये, ठीक है, अभी यहाँ से वीडियो बंद करके फिर मैं पढ़ूंगा, फिर तुम्हें बता दूंगा मैं, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं सोच रहे ना कई लोग मेरे भाई। अभी वही वाली बात, धरती घूमने वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है ना, पढ़ेंगे, उस पर भी आएंगे, ठीक है, जब उसका समय आएगा तब वो भी आ जाएगा। इस पर आ जाओ। शी सब्जेक्ट हो गया, लाइक लाइक लाइक्ड वर्ब हो गया। अब एक चीज़ समझना, इसको ऐसा तोड़ सकता हूँ क्या कि ये प्रेपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऐसा तोड़ दें क्या? सर कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ क्या लग रही है कि सिंग तो वर्ब होती है, अगर ये वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो वर्ब ऑब्जेक्ट का काम कर पाएगी क्या? सर ऐसा तो नहीं हो पाएगा। चलो इसको हटा दें फिर, ऐसा काम हो नहीं सकता। जब तक आप इस टू को और इसको अलग अलग इमेजिन करोगे ना, जब तक आप इस टू को और सिंग को अलग अलग इमेजिन करोगे, कैसे भी इसको जस्टिफाई कर ही नहीं पाओगे। और तुम्हें पता है कि ये सेंटेंस सही है, शी लाइक्स टू सिंग, ये सेंटेंस तो सही है। अगर ये सेंटेंस सही है तो अगर इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, तुम तोड़ गलत रहे हो। सेंटेंस तो सही है लेकिन तुम जो ब्रेक कर रहे हो ना, वो सही नहीं कर रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये टू और सिंग बेसिकली इस बार इकट्ठा है, ये अलग अलग नहीं है। क्योंकि जैसे टू को अलग किया वो बन गया प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन बनते ही वो कहेगा लाओ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं। तो समझना ये टू और सिंग इस बार क्या है, इकट्ठा है। शॉर्ट में एक हिंट कहूँ ना, अगर आपको टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म नज़र आ जाती है, अगर आपको कहीं टू नज़र आता है, मतलब टू प्रेपोजिशन नज़र आती है और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म नज़र आ जाती है और आपको सेंटेंस पढ़ने में सही लग रहा है, तो समझ जाना वो इन्फिनेटिव है। वहाँ वो टू प्रेपोजिशन का काम नहीं कर रहा, बेसिकली वो टू प्लस वी वन ने इकट्ठे मिलकर क्या बना दिया, इन्फिनेटिव बना दिया। अब ये तो मुझे पता चल गया कि इन्फिनेटिव है। अब अपने को ये देखना है कि इन्फिनेटिव तीनों में से काम कौन सा कर रहा। ठीक, कैसे जानोगे, सीधा डिफाइन कर लेंगे अपन। शी लाइक्स व्हाट, क्या पसंद है उसे, शी लाइक्स व्हाट, शी लाइक्स टू सिंग, उसे गाना पसंद है। शी लाइक्स व्हाट, शी लाइक्स टू सिंग। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव ने ऑब्जेक्ट का काम कर दिया, ऑब्जेक्ट का काम कर दिया तो नाउन का काम कर दिया। लो जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन हो गया, काम इसका ऑब्जेक्ट हो गया। हाई फाई नाम इसका क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। जैसे V1 प्लस आई नाउन का काम कर दे तो उसका हाई फाई नाम क्या हो जाता है, जिरेंड। ऐसे 2 प्लस V1 अगर नाउन का काम कर दे तो इसका हाई फाई नाम क्या है, इन्फिनेटिव। कहानी हो गई क्लियर। यही कहानी आपको इन सेंटेंसेस पे अप्लाई करनी है, ठीक है। मैं बोर्ड से एक सेकंड के लिए दूर हो रहा हूँ, जैसे आप प्ले करेंगे वापस मिलूंगा। कोशिश करो एक बार आप इन सेंटेंसेस पे यही कहानी खुद से अप्लाई कर दो, ठीक है। अभी बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, करो इनको। चलो जी आ जाओ, ठीक है। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वांट क्या है, वर्ब है। आई वॉन्ट व्हाट, आई वॉन्ट व्हाट, क्या चाहता हूँ मैं, आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ, सच्ची भी सोना चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट व्हाट, आई वॉन्ट टू स्लीप। तो बेसिकली ये टू स्लीप क्या हो गया, इस वॉन्ट वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात आई समझ में। इसको ऐसा नहीं तोड़ सकते मेरे भाई कि टू वर्ब हो जाए, टू प्रेपोजिशन हो जाए और स्लीप इसका ऑब्जेक्ट हो जाए। क्लियर होगी इतनी बात। क्योंकि बेसिकली क्या है, मुझे एक्शन को रिप्रेजेंट करना है, और एक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे यहाँ पर नाउन नहीं, मुझे यहाँ वर्ब से बनने वाला स्ट्रक्चर चाहिए। समझना, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब भी होते हैं और नाउन भी होते हैं। इधर समझो, मैं ये जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ इसको देखो। वर्क नाउन भी होती है और वर्क एक वर्ब भी है ना। जब ये नाउन होता है तब इसका मतलब क्या होता है, तब इसका मतलब होता है काम, ठीक है, कार्य। जब ये वर्ब होता है तब इसका मतलब क्या होता है, तब इसका मतलब होता है कार्य करना। आया समझ में। अगर मैं कहूँ आई नीड सम वर्क, मुझे कुछ काम की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे कुछ काम की ज़रूरत है। और अगर मैं कहूँ ही वर्कड वेरी हार्ड, तो उसने बड़ी मेहनत से कार्य किया। आ रहा समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। वर्क का मतलब काम जब वो नाउन हो, और वर्क का मतलब कार्य करना या काम करना जब वो वर्ब हो। ठीक ऐसे ही काफ़ी सारे वर्ड हैं। मान लो जैसे मैं कह दूँ डांस, डांस माने एक तो होता है नृत्य, नाच, है ना, जब ये नाउन हो। और डांस माने होता है नृत्य करना या नाचना, जब ये क्या हो, वर्ब हो। समझ में आया। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे एक्शन चाहिए। आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे नींद नहीं चाहिए। मान लो मैं कहूँ यू नीड अ 6 आवर स्लीप डेली, यू नीड अ 6 आवर स्लीप डेली, तुम्हें 6 घंटे की नींद जरूरी होती है। यहाँ पे स्लीप नाउन है, नीड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यू नीड व्हाट, स्लीप।
तो बेसिकली क्या है, स्लीप नाउन भी होता है, स्लीप वर्ब भी होता है। बच्चे जो वाले बच्चे होते हैं ना, सर ये भी तो हो सकता है, डिक्शनरी में दे रखा है सर स्लीप नाउन भी तो हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये टू प्रीपोजिशन हो जाए और ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाए, ऑन प्रीपोजिशन हो जाए और फ्लोर इसका ऑब्जेक्ट हो जाए। लो जी एकदम सही हो गया। नहीं हुआ मेरे भाई सही। जब ये स्लीप नाउन होता है इसका मतलब होता है नींद। जब ये स्लीप नाउन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, नींद। और मुझे कहना क्या है, मुझे तो एक्शन को रिप्रेजेंट करना है, मैं सोना चाहता हूँ। ठीक, मैं नींद नहीं चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर मुझे एक्शन को रिप्रेजेंट कराना है तो मुझे वर्ब से बनने वाला स्ट्रक्चर चाहिए, और वर्ब से बना हो वो कौन है, वो है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस में वर्ब का पेयर ही तो है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, काम वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना हो गया। कहानी क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, बहुत जगह चीज़ों को डिफाइन करने के यूज़ में लूँगा मैं। अब इस पे आ जाओ। ही सब्जेक्ट हो गया, डिसाइडेड वर्ब हो गया, ही डिसाइडेड व्हाट, ही डिसाइडेड व्हाट, अरे बोल भाई, ही डिसाइडेड व्हाट, ही डिसाइडेड टू गो। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और दिल्ली क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब ये गो वर्ब इंट्रांजिटिव होती है ना, तो ऐसा तो है नहीं ही डिसाइडेड टू गो दिल्ली लिख दे, ही डिसाइडेड टू गो दिल्ली लिख दे, ऐसा नहीं हो पाएगा। गो इंट्रांजिटिव होती है, इसके बाद नाउन नहीं आ सकता, डायरेक्टली टू प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। कहानी इतनी क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ। करंट सब्जेक्ट हो गया, ट्राइड वर्ब हो गया, करंट ट्राइड व्हाट, टू जंप, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये इन्फिनेटिव हो गया भाई, ये तो समझ रहे हो ना, इन्फिनेटिव हो गया ये। ठीक है। करंट ट्राइड व्हाट, करंट ट्राइड टू जंप, ये बेसिकली इन्फिनेटिव हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, काम वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना हो गया। ओवर आपकी प्रीपोजिशन हो गई, और वॉल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो देख लिया भाई, टू प्लस में V1 जो है ये नाउन का काम कर देता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, नाउन का ही तो काम कर रहा है। अब इस पे आ जाओ। टू आर इज ह्यूमन, प्रोवर्ब सुना, ये प्रोवर्ब हिंदी में सुना होगा, इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान गलतियों का पुतला है, या गलती का नाम ही इंसान है। इसका मतलब भी इंसानों से गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, तो वही उसी चीज़ को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, टू आर इज ह्यूमन। देखो एक वर्ड एरर, एक वर्ड है एरर। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक नाउन होता है, एक है ये अर। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, टू मेक एरर, गलती करना। ठीक है, इसका मतलब होता है गलती करना। एरर का मतलब होता है गलती। ठीक, टू मेक एरर का मतलब होता है गलती करना, टू मेक अ मिस्टेक बेसिकली। समझ में आया। तो टू अर इज ह्यूमन का मतलब होता है गलती करना। गलती करना ही क्या है, इंसान है। गलती करना ही क्या है, इंसान है। इज क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब का काम करे तो लिंकिंग वर्ब हो गई। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो ये क्या बन गया, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। इतनी बात मेरे को डाउट, क्या कोई ऐसी वर्ब हो सकती है जिसका सब्जेक्ट ना हो, नहीं हो सकती। तो ऐसा कर दूं क्या, टू प्रेपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट है, हो भी नहीं सकता वैसे तो। टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, अर तो वर्ब होती है, अर वर्ब का मतलब होता है गलती करना। तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट बैठेगा नहीं। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पूरे को एक ही मानना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है। पहली बात है देखो, टू प्रेपोजिशन हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, वो वाली बात पॉसिबल ही नहीं थी। फिर भी अगर तुम कर भी लो, टू प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो फिर इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है। इसका मतलब ये टू और ये अलग अलग नहीं रहेंगे, एक ही है, क्योंकि जैसे ही एक होंगे इन्फिनेटिव हो जाएगा। और आपको पता है कि इन्फिनेटिव नाउन का काम कर सकता है और नाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो मुझे पता चल गया कि आपको इसको इन्फिनेटिव मानना पड़ेगा। इन्फिनेटिव होते ही नाउन हो गया, नाउन होते ही सब्जेक्ट हो गया। तो आया समझ में। देखो आज का लेक्चर थोड़ा सा हैवी है, जिरंड भी पढ़ गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी पढ़ गए, पास्ट पार्टिसिपल भी पढ़ गए, इन्फिनेटिव भी पढ़ गए, लेकिन आगे के सारे लेक्चरों का आधार है। मैं फिर रिकमेंड करूँगा आज का लेक्चर आप कम से कम 2 बार प्ले करके ज़रूर देख लें। इतनी कहानी क्लियर है, बढ़िया लेक्चर है, इसका मैं आगे चल के बहुत यूज़ लूँगा। आज आपका लेक्चर हुआ सेमी वर्ब पार्ट 1, सेमी वर्ब माने अर्ध वर्ब पार्ट 1। आगे इसके और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट डील करूँगा। ठीक है, पहले इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, एक दो कॉन्सेप्ट और बताने के बाद जो आज पढ़ा है उसकी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट में। डाई ट्रांजिटिव और वैसे कुछ कॉन्सेप्ट बताने के बाद इनकी आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा प्रोनाउन चैप्टर फिर पढ़ाऊंगा और फिर इसका एडवांस वर्जन डील करूंगा। ठीक है, मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ इसको डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि दोनों साथ में पढ़ा दिए तो मुझे लगता है कुछ हैवी हो जाता है बच्चे के लिए कई बार।
जिरंड को 3 4 5 6 टुकड़ों में पढ़ाऊंगा मैं, ये एडवांस वर्ब को, जिरंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल को। ठीक है, फिर से समझ लो, ये 2 प्लस में V1। ध्यान रखना, जब भी आपको इंग्लिश में 2 के बाद वर्ब की बेस फॉर्म या कह लो 2 के बाद V1 प्लूरल वाली नज़र आ जाए और वो पढ़ने में आपको सही लग रहा हो, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू सिंग, ठीक है, ही डिसाइडेड टू गो, ही डिसाइडेड टू शाउट, ही डिसाइडेड टू जंप, ठीक, ही प्रोमिस्ड टू शाउट, ही प्रोमिस्ड टू बाय ए बुक, कुछ भी लिख लो। तो बेसिकली क्या है, जब भी आपको 2 के बाद वर्ब की बेस फॉर्म नज़र आ जाए, 2 के बाद आपको V1 नज़र में आ जाए और वो सेंटेंस आपको पढ़ने में सही लग रहा हो, तब समझ जाना कि बेसिकली ये क्या हो गया, ये इन्फिनेटिव हो गया। और इन्फिनेटिव इंग्लिश में क्या क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं नाउन बनना, एडवर्ब बनना, एडजेक्टिव बनना। ये दोनों काम आगे पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ाया, नाउन बनना। कोई चीज़ नाउन बन रही है उसका पता कैसे चल रहेगा, वही नाउन वाले काम कर रही होगी तो नाउन कह दूंगा। सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, अगर ये सब काम कर रही हो तो क्या कह देंगे, नाउन बन गई। अब एक चीज़ समझना, क्या कोई इन्फिनेटिव कभी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन क्या है, इसके अंदर तो ऑलरेडी प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन से तो इन्फिनेटिव बना है, तो कभी इन्फिनेटिव जो है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। इस बात को ध्यान रखना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो फिर आपको जिरंड ही लिखना पड़ेगा, इन्फिनेटिव प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। इतनी बात याद रह जाएगी। तो फिर अब इसको सारे को अपन रिवाइज कर लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बताया था, वर्क जब नाउन होता है इसका मतलब होता है काम, वर्क जब वर्ब होता है इसका मतलब होता है काम करना। ठीक है, ऐसे ही देखो, अब एक मान लो मैं नाउन लिख दूं क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर नाउन हो जाए तो इसका मतलब होता है सवाल। ठीक है, और क्वेश्चन जब वर्ब हो जाए तब इसका मीनिंग क्या हो जाता है, तब इसका मीनिंग हो जाता है सवाल करना। ही क्वेश्चन भी, उसने मुझसे सवाल किया था। तो क्वेश्चन जब नाउन हो तब इसका मतलब होता है सवाल, और क्वेश्चन जब वर्ब हो तब इसका मतलब हो जाता है सवाल करना। क्लियर है इतनी बात। तो समझना कि स्पेलिंग सेम होती है, सब कुछ सेम है, आपको सेंटेंस पढ़ के अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर नाउन चाहिए कि वर्ब चाहिए। ठीक है, उसी से हमें पता चलेगा कि यहाँ सेमी वर्ब लिखनी है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं ऐसा लिख दूँ, ही डिसाइडेड टू क्वेश्चन, ही डिसाइडेड टू क्वेश्चन, या ही वांटेड टू क्वेश्चन, ही वांटेड टू क्वेश्चन, आगे कुछ और भी आएगा। ठीक है, अभी मैं बोलना नहीं चाहता, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होगे। ही डिसाइडेड टू क्वेश्चन मी ऑन दिस टॉपिक, ऐसा कुछ लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी उसको मत सोचो, क्योंकि उसको सोचोगे तो फिर आगे उसको तोड़ नहीं पाओगे। आएगा भाई आएगा। अभी सिर्फ इतना कहता हूँ, ही डिसाइडेड टू क्वेश्चन, मतलब उसने डिसाइड किया कि वो क्वेश्चन पूछे। अब समझो यहाँ पे क्वेश्चन नाउन हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, ही सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब है, टू प्रिपरेशन है, क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन अगर नाउन मान लिया तो उसका मतलब हो जाएगा सवाल, उसने डिसाइड किया सवाल, उसने डिसाइड अगर सवाल किया तो ही डिसाइडेड द क्वेश्चन होना चाहिए, फिर ये टू क्यों आ रहा है। तो ये आपके लिए हिंट है, समझना। उसने डिसाइड किया सवाल करना, उसने डिसाइड कर लिया कि वो सवाल पूछेगा, ही डिसाइडेड टू क्वेश्चन, उसने डिसाइड क्या कर लिया, सवाल करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ब बनाना चाहिए, तो यानी 2 + V1, 2 + V1 का कॉम्बिनेशन या इन्फिनेटिव बनना चाहिए। समझ में आया। तो बेसिकली हिंट है आपके लिए कि इन्फिनेटिव है, 2+ में नाउन का कॉम्बिनेशन नहीं है। क्लियर है इतनी कहानी। इसको बढ़िया से नोट कर लो, अगले लेक्चर में मिलेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करा दूंगा विद सेंटेंसेस, और कुछ एक आधा कोई ग्रामर का नया कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगा। ठीक है, इसको बढ़िया से नोट करो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और मेहनत करो और खुश रहा करो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ खुश रहने की। ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं सर आप रोते ही रहते हो, हमेशा कोई ना कोई समस्या बताते ही रहते हो। चक्कर क्या है ना यार, मेरे पास कोई है नहीं ना जानू सोना मोना करने के लिए, तो मैं अपने बच्चों को बता देता हूँ सारी बातें। कोई दिक्कत आती है, कोई खुशी होती है तो ऑफलाइन में सब बच्चों को बता देता हूँ। ठीक, तो तुम भी फैमिली का पार्टी हो यार। ठीक, मेरे से ऑडियो पे जैसे कुछ भी देखते ही रहते हो, मैं परेशान ही रहता हूँ मोस्टली। परेशान भी सिर्फ इसलिए रहता हूँ यार, मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा ना कल को आके ये नहीं कह दे सर आपने हमसे पैसे लिए और हमें फ़ायदा नहीं हुआ। बस मैं ये चीज़ देखो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, सुन नहीं पाता हूँ मैं, इसलिए कोशिश करता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया प्रोवाइड करें चीज़, कंप्लेंट नहीं करे कोई। अपनी तरफ से मैं भी ऐसी कोशिश रखूँगा, आप भी कोशिश रखिए कि मेहनत से पढ़ें अपना। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लो बढ़िया से।